can taste sweet victory. I know this life meant for me. Yeah, why would you bet on Goliath? Bet David. Valuetainment, giving values contagious. This world of entrepreneurs, we get no value to haters. How they run, homie, look what I become. I'm the one. आपको नहीं लगता अकाउंटेबिलिटी थोड़ी उस शब्द का मीनिंग गिर गया है? अकाउंटेबिलिटी वाला सवाल सचमुच जो आपने उठाया, बट हिंदुस्तान में क्या पता, बहुत देशों में ऐसा है, ज़्यादातर देशों में यही होता है कि नीचे का आदमी जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऊपर का आदमी जो भ्रष्टाचार का स्रोत है। तो हम समस्या की जड़ पे नहीं जाते हैं और ऊपर से कुछ कर करा के और दो चार आदमी को सजा दे के सोचते हैं मामला रफा दफा करो। मैंने सोचा कि जब मुझे खास तौर से इस बात के लिए चुना गया तो मैंने ईमानदारी और जोश के साथ और जो बेईमान अधिकारियों दरोगाओं को मैंने एक तरफ से उनको ठिकाने लगाना शुरू किया। अब किसी को ठिकाने लगाते समय मैंने ये कभी नहीं सोचा कि किस जात का है, क्या है। अच्छा, फिर एक बिजली का तार भी पाकिस्तान अपने बॉर्डर में डाल दिया। तो लोग घबराते थे कि वो कोबरा कहाँ है, उसका नाम कोबरा। तो कोबरा कहीं अगर हाथ पैर में लग गया तो आप वहीं मरे आप। तो मौत से डर मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। मौत के मुँह में तो मैं क्या कहें, 2 बार ऐसा हुआ जीवन में जब मैं जानबूझ के ऐसी जगह गया जहां से शायद जिंदा मैं नहीं लौट सकता था। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है और आप देख रहे हैं इक्वलेस हीरोज ऑफ इंडिया में आज हम मिलेंगे आदरणीय प्रकाश सिंह जी से। वन ऑफ द टॉप कॉप्स एंड द फाइनेस्ट कॉप ऑफ दिस कंट्री। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इस देश में। इतने मृदभाषी हैं, इतने धीरे धीरे बात करते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि कितने बड़े बड़े काम करे हैं। इनका जो करियर है उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर, असम, नागालैंड, पंजाब, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। जो इस देश की, इस राष्ट्र की सबसे ऊंचे पद हैं उस पर इन्होंने काम करा, लेकिन कभी आदर्श से समझौता नहीं किया। इन्होंने बताया कि जब ये रिटायर हुए थे तो इनकी तनख्वाह 8,000 रुपये थी 1996 में, और कहते थे 8,000 रुपये में हमारा सारा काम हो जाता था, हमें और पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप सोच के देखिए कि जो करप्शन करते हैं वो हमेशा ही डायलॉग आपके मुंह पे चेप फेंक के मारते हैं कि हम करप्शन इसलिए करते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलता। मुझे इनसे बातचीत करके बहुत ही दिव्य अनुभव हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बातचीत सुन के वैसा ही लगेगा। बहुत सारे सवाल किए हमने, आप सुनिए और अपने कॉमेंट करके हमें बताइए आपको ये कैसा लगा। चैनल को लाइक करने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। सुनते हैं इस बातचीत को, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर, आप इतने फिट कैसे? फिट, मैंने बहुत अनुशासित जीवन बिताया है और 9 साल की उम्र से ही मुझे योगासन सीखने का मौका मिल गया। हम लोग इलाहाबाद में रहते थे। हमारे पिताजी को शौक था, वहाँ उनके घर में साधु, सन्यासी, योगी, हर तरह के लोग आते थे। और मुझे याद है एक हणिया बाबा उनका नाम था और एक योगी जी थे। ये दोनों आदमी योगासन में बड़े सिद्ध आदमी थे और ये लोग पिताजी के सामने तरह तरह के आसन बताते थे और सिखलाते थे। मैं उस समय मुश्किल से 9 साल का था। मैं केवल दर्शक के तौर पे देखता था, पर देखते देखते मैं सब सीख गया। तो एक दिन सडनली मेरे पिताजी ने डिस्कवर किया कि ये तो बिना सिखाए सब सीख गया है, सारे आसन। फिर एक दिन मेरा डेमोन्स्ट्रेशन योगियों के सामने कराया। तो इस तरह से घर में एक ऐसा वातावरण था जहाँ ये सब सीखने का, नेचर क्योर का जल नीति करना, कुंजल करना, सूत नीति करना, ये सब हम लोगों के घर में बराबर होता रहता था। तो ये नेचर क्योर और योगासन इसके वातावरण में पैदा हुआ। मैं ये सब चीज़ें मैंने बचपन में ही सीख लिया। और फिर मेरे पिताजी भी हेल्थ के बड़े पर्टिकुलर थे और मैं भी हेल्थ का बहुत ये हो गया कि फिट आदमी को रहना चाहिए हर हालत में। और उसके बाद मुझे भगवान की दया से ऐसी पत्नी मिली जो घर में केवल न्यूट्रिशियस खाने बनाती थी। सब चीज़ कोई ऐसी पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर की ज़रूरतों को पूरा करे। और मेरी सेल्फ डिसिप्लिन थी अपना इसी तरह। सर, ईसीसी में आपने अपना पढ़ाई करी है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जी, इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे पता है, मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन यूजुअली लोगों को पता नहीं ईसीसी क्या चीज़ है। लोग सेंट जेवियर और ये वो बोलते रहते हैं, लोगों को ईसीसी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। वो बताइए। कि मैंने इंटरमीडिएट पास किया, नहीं हाई स्कूल पास किया था केपी काश पाठशाला इंटर कॉलेज से। उसके बाद ये था कि इंटरमीडिएट में जाना है और मैंने ये था कि साइंस मुझे लेना है। साइंस के लिए ये बताया गया कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज उस समय सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन है। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। वहाँ 2 साल वहाँ पढ़े। पढ़ाई अच्छी रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो मैंने पढ़ा। तो बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स थे वहाँ पे और अच्छी ग्राउंडिंग हुई।
ठीक है, क्रिश्चियनिटी का वातावरण था, पर उससे मैं कोई प्रभावित नहीं था और उनकी तरफ से कोई ऐसी ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव भी नहीं था। जो अपना उधर जिसका झुकाव हो उधर जा सकता है, पर मुझ पे तो कभी कोई दबाव पड़ा नहीं कि आप क्रिश्चियन बन जाइए या कुछ हो। या हाँ, ये क्लास ये ज़रूर होता था एक एथिक्स का और क्रिश्चियनिटी का, तो मैंने एथिक्स क्लास लिया था। ठीक है। एक पीएन ओक थे राइटर, उन्होंने लिखा था कृष्ण नीति ही क्रिश्चियनिटी है। कृष्ण नीति क्रिश्चियनिटी तो नहीं, बल्कि मैं कहूँ कृष्ण भगवान तो मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे, सबसे बबड़े डिप्लोमेट थे, और फॉरेन सर्विस के लिए वो आदर्श होने चाहिए कि एक आपकी फौज कम हो और आपके पास योद्धा भी कम हो। योद्धा क्यों, आपने इनके पास केवल बस अर्जुन और भीम ही तो थे, और योद्धा और तो कोई योद्धा था नहीं इनके पास मौजूद, और उधर तो एकदम लाइन लगी थी योद्धाओं की, फिर भी आप लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। ये भगवान कृष्ण की ही नीतियां थी जिसने पांडवों को जिताया। जी जी। एक चलिए, चूंकि इस तरफ डिस्कशन हो गया तो इसलिए एक सवाल पूछता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जितने भी हिंदूज हैं, एक मुद्दा ऐसा है हिंसा और अहिंसा का, तो हम क्या जब भी हिंदू को हिंसक दिखाया जाता है तो हम बड़ा बुरा मान जाते हैं। जबकि हमारे भगवान जो हैं, उनका जो वो श्लोक है शायद 4थे अध्याय में, हाँ तो वो अप्राप्स्यसि स्वर्गम, जो उन्होंने कहा है कि अगर अर्जुन तुम मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जिंदा रहोगे धरती का शासन भोगोगे, है ना। तो ये थॉट है, ये एक तो प्रभु कह रहे हैं लड़ो, तो अब कोई थर्ड पार्टी देखे बोले हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, तो हिंदू की इतना अपोलोजिस्ट क्यों होना पड़ता है, क्यों बताना हम अहिंसक, जबकि हमारा तो धर्म, हमारे भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर आपके धर्म पे बात आती है, धर्म इन द सेंस कि भगवान की एक परिभाषा है धर्म की, वो कर्मकांड को धर्म नहीं बता रहे, उनकी एक परिभाषा है कि तुम्हारी पत्नी पे हाथ डाला जा रहा है, अब तुम्हारा धर्म हो गया है कि तुम इसका बदला लो, तो वो इतना अपोलोजिस्ट क्यों होने लग जाते हैं। देखिए, ये बड़ा विषय, बड़ा विस्तार वाला विषय है, पर बहुत संक्षेप में अगर जवाब दें, देखिए 2 महापुरुष हिंदुस्तान में ऐसे हुए, एक तो महात्मा बुद्ध हुए और एक महात्मा गांधी हुए। इन दोनों, अब ऐसे भगवान बुद्ध जो थे, उनका तो अलग धर्म ही उन्होंने प्रतिपादित किया, पर उसका असर शेष भारत के निवासियों पे, हिंदुओं पे पड़ा। और आज की तारीख में भी भगवान बुद्ध की तस्वीरें और फोटो या मूर्ति आप किसी भी हिंदू के घर में पा सकते हैं। हम उनको एक आदर्श मानते हैं, तो उनकी सोच का एक तो असर पड़ा। दूसरे, फिर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ महात्मा गांधी ने जो अहिंसा प्रतिपादित की। हालांकि महात्मा गांधी की अहिंसा को भी लोग जब इंटरप्रेट करते हैं, तो लोग ये उदाहरण देते हैं कि जब भारतीय फौजें कश्मीर में कबायलियों से लड़ने गईं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारी फौजें जा रही हैं इस काम के लिए। तो वहाँ उन्होंने आक्रमण को रोकने के लिए जो प्रयास किया गया उसकी प्रशंसा की। तो उनकी अहिंसा माने ये नहीं था कि कमज़ोर के आगे आप झुक जाइए। मतलब जहाँ अपने शत्रुओं से लड़ना हो, वहाँ तो आपको आक्रामक होना पड़ेगा, शस्त्र उठाना पड़ेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। पर अब मैं कोई गांधी जी की फिलॉसफी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि ये मतलब गांधी जी का उनका दर्शन भले सही रहा हो, परंतु जनमानस तक पहुँचते पहुँचते वो उसने लोगों को कमज़ोर बना दिया। मतलब अपनी कमज़ोरी को जस्टिफाई करने का एक साधन बन गया। महात्मा गांधी खुद इस तरह के न सोचते हैं, और उनकी अहिंसा को हम शायद गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर जिस तरह से जनमानस ने उसको लिया, मैं समझता हूँ उसने बहुत मतलब उसका बड़ा डिवास्टेटिंग असर पड़ा, और हिंदू एक कमज़ोर हो गया और हर हालत में ये समझने लगा कि नहीं, अहिंसा ही परमो धर्म है। तो हमारे देवी देवता तो राक्षसों का उन्मूलन करते थे, और आज की तारीख में भी राक्षस हमारे चारों तरफ हैं, हमें केवल उन्हें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। आज की तारीख में एक ही नेता है जो शायद इस पुराने आदर्श पर चल रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो जब माफिया के पीछे पड़ते हैं, बड़े बड़े अपराधियों के पीछे पड़ते हैं, तो उनके दिमाग में वो भले इस बात को स्पष्ट रूप से न कहें, पर उनको ये पुराने ज़माने के राक्षस ही मानते हैं कि जिनका उन्मूलन होना चाहिए। इसलिए वो उनके खिलाफ मतलब पुलिस को पूरी छूट दे रखे कि इनका उन्मूलन करो और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। पर अब ये है, मतलब मैं समझता हूँ इस दर्शन में परिवर्तन की ज़रूरत है, और इस परिवर्तन को कोई क्रांतिकारी बुद्धिजीवी ही ला सकता है। ऐसे बुद्धिजीवी का हमें प्रतीक्षा है कि मतलब हिंदू धर्म को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अब कभी कभी मुझे लगता है कि अपने सोच में, अपने दर्शन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारे देवी देवताओं का जो चाहे मजाक उड़ा लेता है। ये हुसैन थे, मतलब सीता जी को, हनुमान जी को, और मतलब हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा के चले गए। हाँ, पेंटर जो थे, मतलब मजाक उड़ा के चले गए, और हमारा जो इंटेलिजेंशिया है आज का, वो उनको आज भी तारीफ करता हो, कहता है, और उन लोगों की बुराई करता है जिनकी वजह से या जिनके डर के मारे हुसैन साहब यहाँ से देश छोड़ के भाग गए।
तो मतलब देश छोड़ के भाग गए, वो अच्छा था बुरा था वो एक अलग विषय है, परंतु हम जिन लोगों को जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारे संस्कृति पे कीचड़ उछालते हैं, इनको भी हम एक ऊंचा स्थान देते हैं और सिंहासन पे बैठाते हैं, और सेकुलरिज्म के नाम पे या जो भी उनका सोच हो, उनको हम उनके खिलाफ हम कोई आवाज़ उठाना भी गलत समझते हैं। ये मैं समझता हूँ, इस मतलब एक हिंदुओं की सोच में थोड़ा परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो लड़ाई हो रही है वो मतलब रोज़ हो रही है और हम उसको देख नहीं रहे हैं। मतलब जिस तरह से धर्म परिवर्तन आंध्र में हो रहा है, जिस तरह से धर्म परिवर्तन केरल में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताइए। हिंदुओं का तो कोई देश है नहीं, एक नेपाल था वो भी अब नहीं है। तो मतलब या तो फिर जब डेमोग्राफी अगर एकदम बदल जाए तो फिर जाके हिंद महासागर में डूब के मर जाइए, और कोई विकल्प बचेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है सर कि पॉकेट्स में बचेंगे थोड़े थोड़े, जैसे पारसी बचे हैं दुनिया में, क्योंकि हिंदुओं का एक बड़ा अजीब सा है कि अपने ऑपरेशन को फंड करना। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप गोरों का देखेंगे, पूरा उनका शासनकाल देखिए, चाहे मुगलों का हो, किसी का भी हो, तो हिंदू ने, और हिंदुओं के अंदर चूंकि आप राजपूत हैं तो इसलिए आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, तो वो थे एसडीएम थे वो, पर उन्होंने, उनकी पत्नी ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि बाकी के जो भाई हैं वो भी थोड़ा ऊपर आए। उनकी पत्नी का तो बहुत साफ साफ कहना होता था कि अगर ये ऊपर आ गया तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे ये लोग। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा ही अकबर के शासनकाल में भी रहा होगा? वहाँ पे भी ऐसे हिंदू रहेंगे, हम तो राजा करीब हैं, इनको दबा के रखो, पता ये ना आ जाए करीब, और लगातार ये चला है। तो हिंदू अपने ऑपरेशन के लिए खुद ही बोलता है कि हम रेडी हैं, आप ऑपरेशन के लिए क्या बोलता है, बल्कि यूँ कहीं हमारे आपसी फूट जो है ये मतलब जाति के अंदर भी है और फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी जो फूट है, और वो एक बहुत बड़ा कारण हमारे में मतलब एकता की कमी रही है, और उस एकता की कमी के कारण ही मतलब हमारे इतिहास में मतलब जो भी भगोड़ा बाबर चला रहा है फरगना से भागता हुआ, इसलिए कि उसको घर से लोगों ने भगा दिया, भागता हुआ वो तो शेल्टर ढूंढ रहा है कहीं, और उसको यहाँ हिंदुस्तान की बादशाहत मिल गई। तो इस तरह से सोचिए फूट का स्तर देखिएगा। फूट मतलब अब राणा सांगा अकेले लड़े, राणा सांगा अकेले लड़े, बाकी राजपूत तमाशा देख रहे थे। और राणा सांगा जब हार गए तो बाकी ने कहा भाई अब तो राणा सांगा नहीं टिके तो हम कैसे टिकेंगे। तो आपसी फूट हमारे बहुत बड़े कारण था। बैटल की अब जैसे प्लासी की लड़ाई है, वहाँ फूट नहीं, वहाँ लालच। प्लासी के लिए, बैटल ऑफ प्लासी के लिए पानिकर ने बहुत अच्छा कहा है, प्लासी वॉज नॉट ए बैटल, इट वॉज ए ट्रांजैक्शन। इट वॉज ए ट्रांजैक्शन, उनके शब्द थे कि इट वॉज ए ट्रांजैक्शन वेयर द कॉम्प्राडोर्स ऑफ बंगाल सोल्ड द कंट्री टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से कहीं लालच है, कहीं फूट है, ये सब इन कमजोरियों ने हमारे देश को पीछे ढकेला और बाहरी लोगों को हमारे ऊपर हुकूमत करने का मौका दिया। अब कम से कम एक ऐसा समय आया है, पर ऐसा लगता है कि ये समय भी हम ना गंवा दें। एक चूंकि हिंदुओं की बात हो रही है, आप लगाइए जरा, एक सर क्रिश्चियंस पे भी ऐसे ही हमले हो रहे हैं। उनका जो इंटेलिजेंशिया है, सो कॉल्ड वोक कल्चर के चक्कर में क्रिश्चियंस के भी ऊपर ही जैसे हमले हमारे ऊपर हुए हैं। आपने ओलंपिक्स की शुरुआत के वो देखे वीडियोस, जो इस बार जो ओलंपिक हो रहा है पेरिस में, उसकी शुरुआत में इन्होंने लास्ट सपर जो उन्होंने बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने, उसको दिखाया। वहां पे उन्होंने एक ओबीज लेडी को जीसस बना दिया, कोई लेस्बियन है। The 2024 Paris Olympics opening ceremony, a night filled with spectacular moments, from the lighting of the cauldron to Celine Dion's breathtaking performance. But amidst the grandeur, one act has ignited a global firestorm. A tableau so controversial it has the world asking, what were they thinking? क्रिश्चियनिटी पे हमला दो तरफ से हो रहा है, एक तरफ तो इस्लाम से हो रहा है और दूसरा खुद उनके अंदर से हो रहा है। उनके अंदर जो वो कल्चर जो आ गया है, वो लगता है कि उनके समाज को छिन्न भिन्न कर देगा, कल्चर जो आ रहा है। और अभी ट्रंप ने ये कहा कि जैसे ही अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो पहले ही दिन मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ वो कल्चर है उनकी फंडिंग बंद करने जा रहा हूँ। तो इसके प्रति लोग जागरूक हैं। और एक हमारे विवेक रामास्वामी, उन्होंने तो किताब लिख डाली है, वो कहीं इनसी, और नहीं, राजीव मल्होत्रा, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, स्नेक्स इन द गंगा। उसका रिव्यू मतलब उसकी जब विमोचन हुआ था तो एक मतलब कई जगह उन्होंने विमोचन करा था, एक जगह मुझको भी मंच पे रखा था विमोचन करने के लिए। किताब मेरे पास आई तो पहले तो मैं परेशान हुआ कि 600 पेज की किताब पढ़नी पड़ेगी, पर मैंने पढ़ा तो उसके मेरी आंखें खुल गई कि मतलब ये हो क्या रहा है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें मतलब हम लोग अनभिज्ञ हैं कि हमारे ऊपर किस तरह के प्रहार हो रहे हैं। तो मैंने उसको पढ़ के बल्कि एक लेख लिखा जो दैनिक जागरण में एडिट पेज में छपा कि भारत पर बौद्धिक प्रहार, उसमें मतलब उसी किताब के आधार पे मैंने लिखा था।
तो बौद्धिक प्रहार जो हो रहा है वो मतलब जो हथियार से जो प्रहार होता है वो ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। मैं एक वो आए थे हमारे शो में आए थे जिन्होंने महाभारत के वो ढूंढे थे कि ये सच्ची घटना है और इसके उन्होंने सबूत ढूंढ के किताब लिखी थी, तो वो आए थे हमारे शो पे। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो इसी की बात हो रही थी कि किस प्रकार से इस समय का जो समाज है, तो मैंने उनसे कहा कि हमारा ये जो हिंदू समाज है ये निपट जाएगा कुछ दिनों में, छोटे छोटे पॉकेट्स में, लगता है 100-200 साल लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया था, मैंने कहा था जब मुगल थे या जब गजनई आता था, या तो हमारे की शत्रु भाव क्लियर था कि ये आया है, ये दुश्मन है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। डेमोक्रेसी ने उस लाइन को मिटा दिया है। शत्रु अभी भी शत्रु की तरह ही सोचता है, और मैं किसी समाज को नहीं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मैं इन्फिडेल हूँ। ठीक है, मुझे उनको लगता है कि मैं नर्क में जाऊँगा, वो बात, और वो मेरी प्रॉब्लम है, पर उनको फिर भी मैं इसलिए नहीं पसंद हूँ क्योंकि मैं इन्फिडेल हूँ। अब क्या मेरी क्लैरिटी खत्म हो गई डेमोक्रेसी आने के बाद? तो मैं उस मेंढक की तरह हूँ जिसको पानी में डाल के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, अब मैं अडेप्ट करता जा रहा हूँ। एक समय जरूर आएगा जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं मेंढक वाला हाल है इस समय अडेप्टेबिलिटी में। नहीं, मेरे ख्याल में वो समय नहीं आएगा। मैं फिर भी आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि एक कालचक्र होता है। अब हमारा पतन का समय जो था मुगलों द्वारा या ब्रिटिशर्स द्वारा, वो समय खत्म हो गया। अब पहिया दूसरी तरफ से ऊपर उठ रहा है। अब हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, ये सब की बदौलत से हम देखिए विश्व पे, मतलब विश्व गुरु तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ विश्व में हमारा काफ़ी वर्चस्व होगा। और मतलब हिंदुस्तान में तो हमारा जो शासन है, जो डेमोक्रेसी है, या जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो तो रहेगा ही। अन्य देशों में देखिएगा, मतलब 20 देश ऐसे होंगे जहाँ हिंदू या इंडियन ओरिजिन के लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनेंगे। शुरुआत तो हो ही गई है, अपने ऋषि सुनक को देखा। और ऐसे प्रॉब्लम पता है क्या होती सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रॉब्लम यह होती कि ये लोग दे डोंट केयर अबाउट आवर कंट्री और रिलीजन। They may not care about our country, but I don't think you can say that about ऋषि सुनक। वो तो खुलेआम गाय की पूजा और मंदिर में जाना और तिलक लगाना खुलेआम करते थे। तो इस तरह के लोग निकलेंगे और अपनी योग्यता से वो अपने देश में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी तो छोटे छोटे देश में, मॉरिशस और इधर उधर आप देख रहे हैं, पर देखिए बड़े देशों में भी ये होने वाला है। मुझे सबसे फनी ये लगा सर कि कल कमला हैरिस पे डोनाल्ड ट्रम्प ने हमला करा, उसके हमले में ये था कि तू ब्लैक नहीं, तू इंडियन है। आपने देखा था? मुझे तो एक तरह से प्राउड भी हो कि चलो भाई ये वाला हमला होने लग गया कि तू ब्लैक नहीं, तू इंडियन है। तो मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा, चलो सही है। वो खैर इंडियन तो बिल्कुल ही नहीं है, और वो हम उसके मन में भारत के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी संवेदन नहीं है। पर यह है कि फिर भी इस तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और देखिएगा, मतलब मैं समझता हूँ अगले 10-20 साल में कई देशों में आप देखेंगे भारतीय आगे बढ़ जाएंगे। सर ये चूंकि आप देश के सबसे बड़े अधिकारियों में रह चुके हैं, पुलिस में, बीएसएफ में, तो जो प्रोफेशनली एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अकाउंटेबिलिटी का मुझे अभी तक उदाहरण मैं पा नहीं पाता हूं जहां पे अकाउंटेबिलिटी के तहत, जैसे मान लेते हैं कुछ भगदड़ हो, गड़बड़ हो गई और टॉप कॉप को पनिश किया गया हो, या फिर जैसे अभी दिल्ली में पानी भर रहा है, हर जगह नोएडा में पानी भर रहा है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी टॉप अधिकारी पे नहीं जा रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई तुमने इतनी सफाई क्यों नहीं रखी की, और मीडिया भी अजीब सा हो रखा है उसे, अब मतलब ये डूबता हुआ दिखाने में इतना स्वाद आ रहा है कि वो अकाउंटेबिलिटी तक जाता ही नहीं है। आपको नहीं लगता अकाउंटेबिलिटी थोड़ी, उस शब्द का मीनिंग गिर गया है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी हिंदुस्तान में और कानून का लागू होना है, ये मतलब कुछ हमारा सोच अभी भी फ्यूडल चली जा रही है। तो जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो बड़े आदमी तो किसी तरह से बच के निकल जाते हैं, पर दरोगा जी पे, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल पे फंदा पड़ जाता है। ये तो हमने देखा है। अब हैदराबाद में इनकाउंटर ही हुआ। अब इनकाउंटर तो नेताओं के कहने से हुआ। उन्होंने कहा रेपिस्ट को आप तुरंत 3 दिन के अंदर आप उनका हिसाब करिए। अब 3 दिन के अंदर, इस तरह के आदेश बहुत गलत होते हैं जब आप ये कह देते हैं और पूरे पुलिस प्रशासन पे ये दबाव डालते हैं कि 3 दिन के अंदर आप आदमियों को पकड़ लीजिए और ख़त्म करिए मामला। तो फिर पुलिस भी कहती है भाई ठीक है, 3 दिन में उनको मिल भी गए, शायद सही आदमी मिले, और उन्हें तुरंत खुद ही उनको ख़त्म भी कर दिया। पर सवाल यह है कि पुलिस को ये अधिकार, कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स के, देखिए मैं हमेशा खिलाफ हूँ, मैं किलिंग्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो मतलब ठीक है, कश्मीर में रहा तो, पंजाब में रहा तो, मतलब मैं कहता था ठीक है, इन ए प्रॉपर एंगेजमेंट यू मस्ट किल, बिकॉज इफ यू डोंट किल यू विल गेट किल्ड। तो यू हैव टू किल एंड यू हैव टू बी एग्रेसिव।
हमेशा मैं कहता था, मैं तो यहाँ तक कहता था कि मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होनी है तो मैं जब DGPS हूँ उसी समय हो जाए, मैं भी ज़रा पंगा लेना चाहता हूँ। एक तो हमारे फोर्सेस में इस बात का जोश होता था कि हमारा जब लीडर ये कहता है तो। और मेरी आदत थी, जैसे मैं उन दिनों पंजाब, सबसे बड़ी समस्या पंजाब में क्या थी, टेररिस्ट पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते थे, उनका इनफ्लो रोकना मतलब इनफ्लो। जो मैंने क्या किया, जब भी कोई इंटेलिजेंस खबर आए कि साहब आज फलाने आउटपोस्ट के आसपास से 40 आदमियों का एक गैंग आ रहा है और वो बॉर्डर में पार करके घुसना चाहेगा, मैंने गाड़ी उठाई और सीधे BOP पहुंच गया। रात को मैंने कहा रात भर मैं वर्दी पहन के और कार्बाइन बगल में रख के मैं यहीं सो रहा हूँ, और BOP को पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि शूट द बास्टर्ड्स, कुछ आगे पीछे मत सोचना, शूट द बास्टर्ड जहाँ आते हैं। और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि आजी साहब तो यहीं हैं और मैं तो यहीं हूँ, BOP जिस BOP पे घटना होने वाली है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो उनका हौसला एकदम मतलब आसमान पर है। जब हमारा IG ये कह रहा है, खुद वो बैठा है, कार्बाइन लिए बैठा है, कैंप में बैठा है, तो हमारी तरफ पहरा नहीं दे रहा है, पर बैठा है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पर यह है कि अकाउंटेबिलिटी वाला सवाल सचमुच जो आपने उठाया, हिंदुस्तान में क्या पता, बहुत देशों में ऐसा है, ज़्यादातर देशों में यही होता है कि नीचे का आदमी जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऊपर का आदमी जो भ्रष्टाचार का स्रोत है, जो अब ये कोचिंग सेंटर्स इस तरह से जो आज तो बने नहीं है। राउज स्टडी सर्कल आज से तो बना नहीं, मैं तो उसको कम से कम 25-30 साल से तो मैं उसका सुन रहा हूँ। तो ये सब किन परिस्थितियों में बने, कहाँ बने, बिल्डिंग के बाई लॉज का कहाँ उल्लंघन हुआ, वो सब तो सब सारी दुनिया देखती रहती है। पर जब क्राइसिस होती है तो सब लोग हल्ला मचाते हैं। तो हम समस्या की जड़ पे नहीं जाते हैं और ऊपर के कुछ कर करा के और 2-4 आदमी को सजा दे के सोचते हैं मामला रफा दफा करो, तो फिर एंड देन वी लिव फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर। मतलब अब ठीक है, आज बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सब लोग भूल जाएंगे, अगले साल फिर वही होगा। अब बॉम्बे में हम देख रहे हैं हर साल वही हो रहा है, पर वहाँ भी म्यूनसिपल सिस्टम मतलब इस बात की नोटिस बस लेता है, पर उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती। तो अकाउंटेबिलिटी हिंदुस्तान में सचमुच मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है, सही ढंग से आदमी को अकाउंटेबल नहीं बनाया जाता है और बड़ी मछली बच जाती है और छोटी मछली कहीं पकड़ के लोग हम समझते हैं वाहवाही लूटना चाहते हैं। उसमें भी जो असली जिम्मेदार है वही वाहवाही लूट रहा होता है कि देखा, मतलब मैंने अपने जूनियर्स को लीडरशिप का जो आपने अभी भी लीडरशिप की परिभाषा आपने बिना बताए बता दी कि IG साहब बैठे हैं, जिम्मेदारी वो लेंगे। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं जिम्मेदारी तो मैं लेने को तैयार हूँ, और मेरा तो क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि 3 तरह के गलतियां मत करो, उसके बाद तुम जहां किसी को मार दोगे हम तुमको बचा लेंगे। 3 तरह की गलतियां मैं कहता था कि एक तो कॉर्डन सर्च में कहीं किसी औरत के साथ मतलब किसी का सामान लूट लेना, कॉर्डन सर्च में हुआ, अपना कहीं गहना मिला जेब में डाल दिया, हो गया छुट्टी। अब वो बेचारे तो डरा हुआ है कि हमारा तो सर्च हो रहा है। तीसरा यह है कोल्ड ब्लडेड किलिंग। मैंने कहा ये 3 चीजें करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन पर सवार होऊंगा। इसके अलावा अगर तुमसे बोनाफाइडी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारी ढाल हूँ। ये उन्होंने देखा और इसीलिए आज मतलब मुझे रिटायर हुए 30 साल हो गया, फोर्स मुझे अभी भी याद करती है। वो आपको इसलिए भी याद करती है, आप बहुत सारे केसेस फाइल करते रहते हैं। नहीं, केसेस फाइल नहीं करते हैं, हमें तो इसलिए याद करती है कि हमने उनके हितों का ख्याल किया और उनके हितों के लिए लड़े। केसेस में उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक और भी है सर कि जैसे मैं जब मैं टीम लीडर बना पहली बार, क्या बने? आप तो टीम लीडर बना, हम लोग काम करते दूसरों के लिए ना, तो मैं उसका उदाहरण देता हूँ। तो मेरी टीम को, मेरा ये भी आपकी तरह रूल बहुत क्लियर था कि भाई मेरी टीम में आप किसी बच्चे को आपको कुछ बोलना है, भले आप वाइस प्रेसिडेंट हो, मुझे बोलिए, मैं बोल दूंगा, उसको डायरेक्ट जाकर कभी मत बोलिए। तो कुछ लोग मुझे डिक्टेटोरियल बोलते थे कि डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहा है। आपके ऊपर ऐसे आरोप लगे कभी? नहीं, डिक्टेटरशिप तो नहीं, पर मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी ने जब मैं DGP थे तो कहते एरोगेंट बहुत है। और एरोगेंट क्यों है? किसी की सुनते नहीं। तो हाँ, मैं नहीं सुनता था, सिफारिश में नहीं सुनता था, मंत्री की हो तो भी मैं नहीं सुनता था। जो मतलब एक मंत्री अभी भी एक बार मुझे एक किस्सा सुना रहे थे कि उन्होंने एक आदमी को, नाम मुझे याद है, मेजर पांडे को, कि साहब इसको जिले का चार्ज दे दो। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, उसकी फाइल लेकर मैं आपके पास आता हूँ, उस फाइल को पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप कहिएगा इसको चार्ज दे दो तो मैं दे दूंगा। मैं जब अब उनका फाइल कौन पढ़े भाई, अब आ जाए हम ऐसे DG से, बोला ठीक है नहीं देता मत दे, जिले का चार्ज नहीं दिया मैंने मिनिस्टर के कहने के बावजूद। तो इस तरह के मतलब एक आपने अपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन लिखा है, ड्यूरिंग माय 35 years of service, one thought kept bothering me at periodic intervals. Why is it that an officer taking stand against corruption is disgraced and humiliated,
why is it that an officer upholding the rule of law is unceremoniously thrown out? I had no satisfactory answer to this question. मिला अभी जवाब आपको नहीं, रिटायरमेंट के जवाब 30 साल? तो मिला रिटायरमेंट के बाद। मैं समझ गया कि भाई देखिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए हमें। इस समय हालत यह है कि आप जब किसी वेस्टेड इंटरेस्ट पे चोट करते हैं तो अब नेता उसके बचाव में आ गया, वो आप पे दबाव डालता है। अब अगर आप दबाव, या तो आप दबाव को मतलब यू टेक ए स्टैंड, अगर आपका बहुत आपके शक्तिशाली हैं तो आप शायद उससे बच जाएंगे, पर अगर नेता ज़्यादा पावरफुल हो तो आपको गिरा देगा। तो ये क्यों होता है? मैं ये कहता हूँ कि एक इंस्टीट्यूशनल, एक संस्थागत संरक्षण होना चाहिए हर व्यक्ति को, कि भाई अगर आप सही काम कर रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करेगा। इसीलिए हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे रेट हमने फाइल की और जो डायरेक्शंस है, सबसे पहला वही है कि टू इंसुलेट पुलिस फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स। पुलिस बाहरी दबाव से मुक्त हो जाए और हम ऐसे वातावरण में काम करें जहां हमें जो सही लगता है, जो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उस काम को हम करें। और ऐसा करने में हमें हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं आना चाहिए, हमें एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये मेरा सुप्रीम कोर्ट को से पहला डायरेक्टिव मैंने मांगा था, जो उन्होंने स्वीकार किया और जिसको दिया। जी, ये दूसरी बात है कि उसको लागू नहीं किया गया, वो नहीं लागू किया गया है शायद, पर लागू किया गया है, एग्जाम्पल बना के रख दिया गया है पर वो कि एक फर्जी तरीके से लागू ताकि किया है। सुप्रीम कोर्ट बुरा भी ना लगे और हमारा जो हम अपना कर रहे हैं एक कागज पे कार्रवाई कर दी है, उसपे जमीन पे वो हकीकत नहीं आती। लेकिन मुझे इसी से मैं एक सवाल बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों ने इन चुनावों में पुलिस रिफॉर्म पे वोट मांगे थे? कितने लोगों ने कहा था कि अगर आपकी बहन बेटी का रेप होगा तो उसकी जांच सही तरीके से की जाएगी, आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी हम देंगे? देखिए, अभी पुलिस रिफॉर्म से एक इलेक्शन में के एजेंडा में नहीं आया है। लोग अपने मैनिफेस्टो में हाफ हार्टेडली इसका जिक्र तो कर देते हैं पुलिस रिफॉर्म का, पर पुलिस रिफॉर्म्स इट हैज़ नॉट बिकम एन आइटम ऑफ इलेक्शन एजेंडा कि अगर आप पुलिस रिफॉर्म के लिए पक्ष में हैं तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं वोट देंगे। अभी वहाँ तक बात नहीं आई है। अगर वहाँ तक बात आ जाए तो मैं समझता हूँ गाड़ी बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएगी, पर वहाँ तक बात नहीं आई है। और मैं इस समय पुलिस अधिकारियों से मैं ये कहता हूँ, देखिए, फर्स्ट सेट योर हाउस इन ऑर्डर। वंस यू सेट योर हाउस इन ऑर्डर, आई थिंक ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल फॉलो इन द नॉर्मल कोर्स। अभी हम अपना मतलब ठीक है, हम नेताओं को दोष देते हैं, बहुत से मतलब और फैक्टर्स को दोष देते हैं कि हम क्यों अपना काम नहीं कर पाते, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि 70-75% हमारे कार्य क्षेत्र में ऐसा काम है जहाँ दबाव का सवाल नहीं उठता। सवाल यह है कि आप अब जैसे रिपोर्ट लिखने में आप डिले करते हैं, किसने कहा है आपको रिपोर्ट डिले करने का? हम कहीं वो अखिलेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट है डिले हो रही तो दूसरी बात है, पर एक साधारण आदमी को अपनी साधारण रिपोर्ट लिखाने में दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कत क्यों होती है? इसको आप हटाइए। और डिमोटिवेट करते हैं लगातार कि आप कहाँ परेशान होंगे बार बार। मतलब कोशिश ये होती है कि आदमी रिपोर्ट ना लिखा है, वो चला जाए। और अगर रिपोर्ट लिखा भी उसको तो कागज उसके ले लिया, वो बेचारा समझता है कि हमारा कागज ले लिया गया, तुम्हारी FIR लिख ली गई, उसको FIR पे नहीं लाए। तो रिपोर्ट आप लिखिए, आपका व्यवहार विनम्र हो, थाने का वातावरण बदलिए। मैं कहता हूँ थाने का वातावरण एक अस्पताल से उदाहरण लो। आपको चोट लगती है, आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में भागते हैं। वो हॉस्पिटल का डॉक्टर अच्छा है या बुरा है, पर आप जाते हैं वहाँ, और वहाँ कुछ मरहम पट्टी और कुछ दवा, आपको इंजेक्शन वगैरह कुछ जो दे देगा, आप संतुष्ट होते हैं कि चलो भैया मुझे पट्टी लग गई और मैं घर जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है। तो वही फीलिंग एक आदमी को होनी चाहिए जब वो थाने पे जाता है कि मैं एक अपराध से पीड़ित हूँ, यहाँ मेरा उपचार होगा, यहाँ उस अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं थोड़ा संतुष्ट होकर लौटूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपराधी को पकड़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माल तुरंत बरामद कर लीजिए, हो सकता है उसमें महीनों लग जाए, पर कम से कम उस आदमी को ये विश्वास तो आप दिला सकते हैं कि हाँ, मेरे सामर्थ्य में जो है, मेरे पास जो संसाधन है, उसके उसको ध्यान में रखते हुए मैं अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। ये आपकी निष्ठा पर निर्भर करता है। ये विश्वास हम नहीं दिला पाते। विश्वास बल्कि ये होता है कि भाई ये तो टाल रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, वो अब इसके लिए कभी कभी प्रेशर वर्क भी होता है, बहुत सी बातें हैं, पर यह है कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो जनता में कम से कम आपके प्रति विश्वास हो। पैसा लेने का क्या कंपल्शन है? सिविल डिस्प्यूट्स में ये लोग दखलंदाजी क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी, अब ये कोई आपराधिक मामला नहीं, पर हाँ, जहाँ जमीन जायदाद का झगड़ा आपके पास आ गया, बस आप बीच बिचाव करने पहुंच जाएंगे और इधर से पैसे लिए, उधर से पैसे लिए, कुछ अपना कह दिया कैसे करो। अभी रिसेंटली हमारे ऑफिस में एक आदमी आया था, हमारी जो दिबाको है, 2 पुलिस वाले आए थे। अब दिबाको के वेंडर का कोई एम्प्लॉई है जो लेबर कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। 2 पुलिस वाले उठ के आए, मैंने उनसे मैं थानी ऑफिस में फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि सर बात कर लीजिए। तो मैंने बात की, मैंने कहा आप लेबर लॉ में आप कब रिप्रेजेंट करने लग गए, आप क्यों आए हैं, आप क्या FIR हुई है?
कोई जवाब नहीं सूझा, उनको लगा था जाएंगे 2-4 पैसे लेके निकल लेंगे, चुपचाप से चले गए। जैसे मैंने 4 सवाल पूछे, उठे और चले गए, हाँ, फिर नहीं रुके वो लोग। तो नीयत खराब है, नीयत खराब है। और बहुत सी मैं अधिकारियों से कहता हूँ कि ऐसे काम, जहाँ बहुत से ऐसे काम हैं जो आप बिना किसी कानून, उसके लिए कोई कानून नहीं चाहिए और उसके लिए कोई अतिरिक्त ग्रांट नहीं चाहिए, ये काम आप स्वयं अपने स्तर पे कर सकते हैं। वो काम तो आप करिए, ठीक से करिए। वो काम जिस दिन आप ठीक से करेंगे, पुलिस के प्रति लोगों का एटीट्यूड बदलेगा, जनता की तरफ से प्रेशर आएगा कि डिपार्टमेंट तो हमारी मतलब रक्षा करता है और हमारे मतलब जितनी इसके पास संसाधन है, सीमित संसाधन, उसमें अच्छा से अच्छा काम कर रहा है। इसको आप ऑटोनोमस बनाइए, इसको स्वायत्तता दीजिए, इस पर राजनीतिक दबाव मत डालिए। पर वो हम नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है। एक मैं वो भी देखता हूँ, अनप्रोफेशनलिज्म विद इन द फोर्स, के एक हाई प्रोफाइल केस है, जैसे मान लेते हैं किसी का मर्डर हो गया, अब मीडिया पहुंच गई बहुत सारी वहाँ पे, तो आप देखेंगे 25-30 पुलिस वाले और सब बैठे होंगे कहीं पे, चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे होता है ना, मैं सीधे इसका, चूंकि फिल्में हम सब देखते हैं तो हॉलीवुड की फिल्मों से कंपैरिजन कर देता हूँ कि हॉलीवुड में मर्डर हो गया, हॉलीवुड की फिल्म के अंदर तो 3 गाड़ियाँ आती हैं, अधिकतम 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं, 6 पुलिस वाले, 1 गाड़ी में 2 पुलिस वाले होते हैं। 6 पुलिस वाले बड़े से बड़ा मर्डर सीन हैंडल करके चले जाते हैं। पर अपने अगर मर्डर हो गया तो, और मतलब कम से कम आपको, जैसे हम कई बार जब भी आप पुलिस को कटघरे में खड़ा करेंगे तो पुलिस कहते हैं हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह कोई चीज़ होती है तो आपके रिसोर्सेज बैठे होते हैं बाहर, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई किसी को बोल रहा है और भाई क्या हो गया। कोई एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि भैया स्टेप बाय स्टेप, कि मतलब मर्डर हुआ है, हम गए, 3-4 लोग गए, हमने फोटो खींचे, हमने वो करा, फाइल करा केस और चले गए वहां से। देखिए, प्रोफेशनलिज्म इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि जो लोग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं और मतलब नियम के अनुसार, कानून के अनुसार काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पूछ नहीं रही है। लोग आज का नेता ऐसे आदमी को ढूंढता है जो आपका राजनीतिक एजेंडा पूरा करे और आपके निर्देश के अनुसार काम करे। तो प्रोफेशनलिज्म तो वहीं खत्म हो गया। प्रोफेशनलिज्म तो तब हो कि भाई आप तब नियम के अनुसार काम करिए, कानून के अनुसार काम करिए, कुर्सी पे कोई भी बैठा हो। पर अब तो यह है कि सरकार बदलती है, उसके बदलने के साथ अधिकारी अपना रवैया बदलने लगता है। तो प्रोफेशनलिज्म तो इसलिए कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, दे आर नॉट इन डिमांड, दे आर एट ए डिस्काउंट। भैया तुम इनको हैं, बड़े होशियार बड़े हैं, इनको कहीं ऐसी साइड लाइन करके कहीं रख दो, अपना पड़े रहेंगे अपना चुपचाप। और ऐसे आदमियों को रखो जो तुम्हारा ताकतवर हो लेकिन दास हो। हाँ, तुम्हारा दास की तरह काम करे और जो जी हुजूर, जो जी सरकार, ये काम होगा। चौधरी चरण सिंह के साथ आपकी वो हुई है अच्छी खासी, उसके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी क्योंकि चौधरी चरण सिंह स्वयं बड़े सत्यनिष्ठ आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, पर अब यह उनको बहकाने वाले भी लोग थे। उन्होंने उनको बताइए सर, ये बात मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ। मैं अगर सत्यनिष्ठ हूँ और मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मुझे कोई नहीं बहका सकता, यकीन मानिए आप। मतलब लोग प्रयास करके देख ले, मैं नहीं बहकने वाला, मुझे पता होगा, मैं इन्वेस्टिगेट करवा लूंगा। अगर मुझे शक हो गया कि आदरणीय प्रकाश सिंह जी ऐसा कर सकते हैं ना, मैं 4 लोग बोलूंगा जरा पता लगाइए भाई क्या चल रहा है। अब चलिए देखिए, हर आदमी में कुछ न कुछ फीलिंग्स होती है। बड़े अच्छे नेता थे, मैं उनकी तारीफ ही करूंगा। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि अच्छा, मुझको चुन के भेजा गया मेरठ, इसलिए कि भाई चरण सिंह को कौन संभालेगा। तो ऐसे आदमी को भेजो जो ईमानदार, जिसकी ईमानदारी पे हमें शक न हो। इस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ कि भाई इस आदमी में कोई खोट नहीं, इसको भेज दो। चौधरी चरण सिंह इसमें कोई खोट नहीं पाएंगे, इसलिए इसको बर्दाश्त कर लेंगे। वरना तो मेरठ में ये था कि भाई लोग जाने से डरते थे कि पता नहीं कभी सस्पेंड कर दें, किस बात पे नाराज हो जाएं। तो मैंने सोचा कि जब मुझे खासतौर से इस बात के लिए चुना गया तो मैंने ईमानदारी और जोश के साथ और जो बेईमान अधिकारियों, दरोगाओं को मैंने एक तरफ से उनको ठिकाने लगाना शुरू किया। अब किसी को ठिकाने लगाते समय ने ये कभी नहीं सोचा कि किस जात का है, क्या है। मेरे लिए 2 ही तरह के अधिकारी थे, या तो साफ हैं या गंदे हैं, ईमानदार हैं या बेईमान है। और जो बेईमान है वो मेरे द्वारा दंडित हुए। और बहुत सारे एसपी थे जो जरा सा जातवाद देख के काम करते हैं। जब मुझे लगता था डर रहे हैं, तो मैंने कहा देखो, तुमको अगर डर लगता है तो कह देना डीआईजी साहब का हुक्म है, बट डोंट स्पेयर दिस बेईमान ऑफिसर। तो वो, पर उन्होंने सब जगह दिया डीआईजी साहब, तो हर काम में डीआईजी साहब आगे हो गए। जी। अब उसका उपयोग करने लगे वो लोग। हाँ, बहुत से सिंह उसमें निकले। अब सिंह तो वैसे कुछ भी हो सकता है, सिंह मेरी जात बिरादरी का हो सकता है, पर मैं इसकी परवाह उस समय क्या, मैं बाद में भी कभी मैंने परवाह नहीं की। मैंने अपने आदर्शों में कोई परिवर्तन नहीं किया, चाहे नौकरी शुरू की रही हो या उसका समापन रहा हो। तो हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके कान में भर दिया गया कि ये सब जाट विरोधी हैं और जाटों को एक तरफ से निकाल रहे हैं।
वो बेचारे अब ठीक है, अच्छे अच्छे आदमी होते हुए भी कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं। एक सवाल ये है सर कि आपने बहुत शुरुआत से नौकरी करी, 60s मतलब 70s शुरू से, तब से आपने नौकरी करना शुरू कर दिया। संविधान भारत का 1950 में लागू हुआ था। आपको लगता है भारत जैसे गरीब और उस समय के ज़्यादातर अनपढ़ लोगों के लिए जो संविधान लागू हुआ, जिसके अंतर्गत ऐसी बातें लिखी गई थी जो कि यूरोप और अमेरिका के देशों से ली गई थी, तो इसमें दो सवाल है। एक तो ये कि संविधान जो लागू किया गया उसमें यूरोप और अमेरिका की मैच्योर जनता, अमीर जनता के लिए जो नियम कानून थे वो उठा के यहाँ लगा दिए गए। दूसरा ये किया गया कि भैया जो भारत की जनता, आपको लगता है अब तक मैच्योर हो पाई है डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, भारत की जनता तो मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए हो गई है, पर मुश्किल यह है कि कुछ इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इसको सही माने में डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए कुछ जो कठिन निर्णय लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे हैं, और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सबसे बड़ा एक पहला निर्णय तो है कि आप एक आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी सिपाही नहीं बन सकता है, सरकारी चपरासी नहीं बन सकता, पर वो एमएलए बन सकता है। ये एक अजीब विडंबना है। हम इस बात पे ब्लैंकेट बैन क्यों नहीं कर सकते कि इफ यू हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड ये कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन? इस पे हर आदमी जिम्मेदारी से बच रहा है। ये कहते हैं कि साहब, इस सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार इसका नियम बनाए, इलेक्शन कमीशन कहती है ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये हम कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो जब उनको जोश में आता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आई विल रिप यू अपार्ट। हाँ, आई विल रिप यू, कुछ भी कह सकते हैं वो, पर इस जिम्मेदारी से वो भागते हैं। पता नहीं क्यों भागते हैं। अरे मैं तो मेरा काम करने का तरीका यह है कि जो राष्ट्रहित में होगा वो मैं करूंगा, भले आज की तारीख में कानून की तराजू पे वो सही उतरे या ना उतरे। मेरा एक जो चैप्टर है ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस का, पढ़िएगा। उसमें मैंने तो ना अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह की, ना देश के कानून की परवाह की। हमें जो काम करना है वो मैंने अक्रॉस पंजाब बॉर्डर किया, अक्रॉस भूटान बॉर्डर में करने जा रहा था। मेरी असम पुलिस की बटालियन पहुंच गई थी भूटान में घुसने के लिए विद द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ किंग ऑफ भूटान, माइंड यू। पर यह कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मिर्चें लगी। उन्होंने कहा, तुरंत कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि मतलब बिल्कुल जस्ट टू लेट बोथ ऑफ यू नो, बिकॉज यू नो यू गाइस वेरी यंग, सर ने डिसाइड करा था कि भूटान के अंदर जाके जो उल्फा कैंप्स को अटैक करेंगे। उल्फा कैंप्स के लोग इंडिया में क्राइम करते हैं, भाग जाते थे भूटान। तो सर ने बिना परमिशन लिए, वैसे शायद लेटर तो लिखा था आपने कि मतलब, लेटर किसी को नहीं लिखा था हमारी, बस एक हुआ क्या, भूटान से एक आदमी एक दिन आया, मतलब कि मैं रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हूँ, कुछ भूटान की शराब वराब ला के मुझको दे गया। तो बातचीत करते करते थोड़ी देर तक, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। मैंने कहा भाई देखो, ऐसी समस्या आ रही, हम अगर भूटान में ऑपरेट करना चाहें, क्योंकि रॉयल भूटानीज आर्मी कमज़ोर थी, उसमें इतना दम नहीं था कि इनके खिलाफ एक्शन ले, अगर हम कुछ करें तो मतलब तुम्हारी तरफ से कोई इतराज़ तो नहीं होगा कल को, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतराज़ हो जाए कि आपकी असम पुलिस घुस गई। तो उनका सर मैं जाके राजा साहब से बात करके फिर आपको बताऊंगा। तो फिर महीने डेढ़ महीने बाद फिर आया, नहीं साहब बात हो गई। वो कहते हैं हमको कोई नहीं, आप घुस के मारिए इनको। ये सब हमारे और भूटान के बीच में बात चल रही थी। कह रहा हूँ ना, आपकी कई चीजें मुझे ऐसा लगता था डिक्टेटोरियल वाली स्मेल आ रही है। डिक्टेटोरियल इस माने जो राष्ट्रहित में है वो मैं करूंगा। सर वो डिक्टेटर्स भी तो राष्ट्रहित की बात करते हैं। ठीक है, पर चूंकि मैंने राष्ट्रहित में हमेशा ये काम किया, इसलिए कभी मेरे ऊपर आंच भी नहीं आई। पर सर ये भी तो बताइए, क्या पता राष्ट्रहित में सोच ही ना रहा हो कोई, भाई यू थिंक दैट दे शुड थिंक फॉर द नेशन एंड दैट्स व्हाई दे शुड डू इट, क्या पता ना सोच रहे हो। अब आज की तारीख में 10 बांग्लादेशी आप बांग्लादेश नहीं भेज सकते, 50 रोहिंग्या आप वापस रिपैट्रिएट नहीं कर सकते। मैंने करीब 20-30 हज़ार बांग्लादेशी को पाकिस्तान भेज दिया, किसी को पता भी नहीं चला। किसी को पता भी नहीं चला। और न मैंने कोई ढिंढोरा पीटा, ना इसके लिए कोई मेडल मांगा, इसलिए चुपचाप हो गया। पर मुश्किल है कि जब आप मेडल मांगने के चक्कर में और माला पहनने के चक्कर में ढिंढोरा पीटते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक एक्चुअली मैं चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा हूँ इस टाइम पे, तो मैं नागालैंड पे आ रहा हूँ। सर एक जो नागा समझौता हुआ है रिसेंट 2015 में, जी 2015 में, उसके एक्सर्प्ट्स आज तक जनता को नहीं बताए गए। आपको कुछ आइडिया है क्या कहा गया? हमें भी नहीं मालूम, हमें कहाँ से मिलेगा, सब टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तब भी एक आपने चूंकि वहाँ काम कर, इसलिए आपको अंदाजा होगा कि ये डिमांड रही होगी, क्या पता ये पूरी हो गई। नहीं, डिमांड तो देखिए, नागाओं की 2 डिमांड ऐसी है जो हम पूरी नहीं कर सकते और उसी पे वो अड़े हुए हैं। वो है कि हमारा सेपरेट संविधान हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, और हमारा सेपरेट झंडा हो। इस पे भारत सरकार कहती है भाई सेपरेट झंडा नागालैंड का नहीं होगा, झंडा तो एक ही राष्ट्रीय झंडा वही रहेगा। अब ये दूसरी बात है कि आप पंडों की तरह झंडा कोई आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, पर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे।
जैसे होता है गंगा किनारे आप देखिए झंडे झंडे आपको दिखते हैं, तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इस बात पे वो अड़े हुए हैं। एक और मांग थी जिसपे अब वो कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं। वो कहते थे नागा इनहेबिटेड एरियाज ऑफ सराउंडिंग स्टेट्स दे शुड आल्सो बी मेड पार्ट ऑफ नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड। उसमें सरकार ने शुरू में थोड़ा कमजोरी दिखाई। अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सीज फायर एग्रीमेंट में कह दिया कि दिस सीज फायर एग्रीमेंट विल एक्सटेंड टू एरियाज इनहेबिटेड बाय नागास। अब इस बात को लेके इतना बवाल हुआ, मणिपुर में तो राइट हो गया, मणिपुर सेक्रेटेरिएट जला दिया गया, पुलिस की फायरिंग हुई, 14 आदमी मर गए। भारत सरकार ने कहा ये हो क्या गया, तो लोगों ने समझाया कि आपने गलत किया था, तो फिर तुरंत उस पर बैक ट्रैक किया, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस पे अब नागा भी समझ गया कि ये डिमांड तुम्हारी नहीं पूरी होगी, और ये ग्रेटर नागालैंड की डिमांड तो उन्होंने छोड़ दिया। पर वो कॉन्स्टिट्यूशन ये है वो है। पर मुझे सर एक बात बताइए, अगर जैसे मैं एक अभी मैं बहुत ही बड़ा सवाल कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप उत्तर देना दीजिएगा। मैं नागा नहीं, मैं कोई भी हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, मुझे भारत के संविधान में अपने सवालों के जवाब नहीं दिख रहे। मुझे भारत देश का जो सरकारी सिस्टम है उसमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मैं बहुत कोशिश करके देख लिया। अब नागा का मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी कोशिश करी, मैं एक हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ। तो फिर मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब अगर मैं जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे, अब एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, मेरे से टैक्स लिया जा रहा है हर साल मेरे से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक ठाक लिया जा रहा है। जब मुझे मेरी बिल्डिंग के बाहर मेरे ऑफिस का तार बदलने वाला जो आदमी आता है, बोलता 10,000 रुपया दो मुझे, मैं इधर टैक्स भी दे रहा हूँ आपको, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि मेरे ऑफिस का तार फ्री में बदला जाए। उसमें बिजली विभाग का आदमी कहता है इतना पैसा दो हमको, उसमें अब अच्छा अगर मैंने आपकी कंप्लेन कर दी तो पूरा सेक्टर सर्व होगा, हमारा बिल्डिंग छोड़ दिया। नागालैंड की समस्या को इतना सुपरफिशियल मत बनाइए। मैं उदाहरण दे रहा था खाली, है ना, सुपरफिशियल नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर नागाओं को ये फील नहीं हो रहा है कि इस देश की सरकार हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो इस मुद्दे पे मतलब इसका किया क्या जाए? कई बार तो मैं कंफ्यूज जाता हूँ। बीच में तमिल को नहीं लग रहा था हमारे हितों की रक्षा। ये फीलिंग तो देखिए पॉलिटिकल ब्लैकमेल के लिए ये फीलिंग दिखाई जाती, प्रदर्शित की जाती है। ये फीलिंग वास्तव में है नहीं। हटन ने लिखा है, जो हटन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का था, और वो मतलब हटन के बारे में कहा था वो जितना अच्छा नागाओं को वो जानता है वो कोई नहीं जानता। नागाज हैविंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। उनको पूरी स्वायत्तता मिल गई है, उनके लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, उनके कस्टमरी लॉज प्रोटेक्टेड हैं, सब कुछ है, और हिंदुस्तान जैसी ताकत का संरक्षण उनको मिला। अब उन्हें चाहिए क्या? देव गॉट एवरीथिंग। पर वो तो ये है ना कि उन्होंने देखा कि अब नागाओं का पूरा इतिहास देखिए। अब देखिए नागाओं से हमारे 3 समझौते हो चुके हैं। पहले नागा पीपल्स कन्वेंशन हुआ तो हमने क्या किया, NHTA को उसको हटा के नागा हिल्स से ट्वेंसांग एरिया बनाया पहले। एक दूसरा समझौता हुआ, नागालैंड स्टेट बना दिया। तीसरा समझौता हुआ शिलोंग एग्रीमेंट कि आप अपने वेपन सरेंडर करिए, और अगर तो वेपन सरेंडर वगैरह नहीं किया उस पर भी बैकआउट कर गए। वो क्या रहा है कि एक समझौता होता उस पर आप समझते हैं कि आपने नागाओं का दिल जीत लिया और अब शांति हो जाएगी, पर जब ब्लैकमेल से आप दबते हैं तो एक विंग जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है वो अपनी डिमांड को जारी रखता, फिर बहुत डिमांड करता, फिर आपने दूसरी बार ब्लैकमेल में फिर आपने दूसरी डिमांड कंसीड की, तीसरी बार यू हैव हैड 3 एग्रीमेंट्स विद द नागास एंड they are still not satisfied with the political concessions given to them at different stages. तो अब ये तो ब्लैकमेल है। अब तो इस ब्लैकमेल को, द प्रोसेस ऑफ ब्लैकमेल हैज आल्सो टू बी स्टॉप्ड एट सम स्टेज। भाई थोड़ी बात तो हमने तुम्हारी मान ली, तुमको स्टेटहुड दे दिया, अब तुम क्या चाहते क्या हो? अब तो अब अगर तुम ज्यादा बदमाशी करोगे, जैसे नालायक लड़का होता है, भाई तुमने कहा हमको खिलौना चाहिए, खिलौना हमने दे दिया, तुमने कहा मोबाइल का हमने दे दिया, फिर भी तुम अब संतोष नहीं, फिर भी तुम 2 थप्पड़ खाओगे। अब तो यह है कि either you listen to us or you will be dealt with by the government of India. तो ऐसे तो कई लड़के हैं जो थोड़े हाँ हैं, बहुत हैं, क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट में ये तमाशा खड़ा कर रखा है, और जितने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट है आप देखिए, ये सब एक तरह का वो ब्लैकमेलिंग प्रोसीजर बन गया है कि यार थोड़े से 50 आदमी खड़ा कर लो हथियार को, एक कहीं 2-4 हत्या कर दो, एक रेलगाड़ी को पलट दो और कह दो कि हमारी ये डिमांड है, उसके बाद आपसे वो समझौता करेंगे। समझौता करने में आपने कुछ डिमांड रखी, वो उसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट मिल गया, कुछ न कुछ हो गया। तो ये दिस तमाशा इज गोइंग ऑन इन द नॉर्थ ईस्ट। इसका सबसे बढ़िया विश्लेषण अगर किसी ने किया है तो RN रवि ने किया है, जो मतलब नागालैंड में गवर्नर थे इस समय, कहाँ, तमिलनाडु में। आपने मेंशन करा है। हाँ, बहुत बहुत ही योग्य अधिकारी हैं, और वो मतलब 2 टूक बातें कहने वाले और लिखने वाले हैं,
जो मतलब आर.एन. रवि साहब जो जिन्होंने अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा मैं भाषण नहीं दूंगा, और वो आए और चले गए। हाँ वो चले गए। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के आदमी हैं, वो कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं। वो अगर नागालैंड में थोड़े दिन और रहे होते तो शायद नागालैंड की समस्या सुलझ जाती, पर वो नागा विद्रोहियों ने इतना प्रेशर बनाया भारत सरकार में कि फिर उसी ब्लैकमेल में इन्होंने आर.एन. रवि करंट को। सरकार की बात कर हाँ करंट सरकार की। अच्छा सर, एक बात है, करंट सरकार ब्लैकमेल से तो बहुत ज्यादा ही, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, आप चूंकि पुलिस के ही है, आपको लगता है पुलिस को इतना लाचार देख के आपको गुस्सा नहीं आया था उस दिन जब ये ट्रैक्टर से उनको दबाया जा रहा था, दिल्ली पे लाल किले पे चढ़ गए थे लोग, आपके अंतर्मन में नहीं लग गया काश मैं और रहा होता अधिकारी फिर मैं बताता इनको? नहीं वो सब देखिए, पता नहीं फार्मर्स का मामला, देखिए एग्रीकल्चर का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उनकी जो डिमांड है मेरे समझ में नहीं आती है कि मतलब कहाँ डिमांड तो चलिए मेरी है। MSP चाहिए, ये चाहिए, हाँ सर वो मेरी चाहिए। डिमांड है, पर अगर मैं सड़क पे बवाल काट रहा हूँ तब तो मैं वही नागरिक हुआ जो क्राइम कर रहा हूँ ना, हाँ, उसको तो वैसी डील होना चाहिए। नहीं तो फिर तो उनके साथ सख्ती की जानी चाहिए। तो नहीं हुई, कभी नहीं नहीं हुई, और ये बार बार देखता हूँ मैं। हाँ। ये वही वाली बात है कि ये जो शाहीन बाग हुआ, हम्म, अब शाहीन बाग ने कुछ लोगों ने सड़कें ब्लॉक करके बैठ गए, जो भी उनके डिमांड्स रहे होंगे, हो सकता है रही होंगी, लेजिटिमेट रही होंगी, लेजिटिमेट में पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर भेज रहा है, जाइए बात करिए उनसे। अरे भाई कल को हम 10, 50, 150, 2,500 राजपूत इकट्ठा करते हैं, कर देते हैं बड़ा हाईवे ब्लॉक, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आर्बिट्रेटर भेजेगा या डंडा उठाएगा? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब भी बात आती है मेजॉरिटी कम्युनिटी के इस तरह की, जब भी कहीं वो बैठती है, रुकती है, तुरंत डंडा उठ जाता है, तुरंत बवाल कट जाता, तुरंत गोली चल जाती है कि मारो इनको, हटाओ इनको। ये कौन सा संविधान है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए तो बिल्कुल अपने रूल ऑफ लॉ के लिए तैयार रहता है, लेकिन जैसे माइनॉरिटीज कम्युनिटी, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी या दूसरी माइनॉरिटी, उनके तो नहीं, थोड़ा आराम से रहो। इसके पीछे क्या, आपको क्यों लगता है इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो जाते हैं ये लोग? अब देखिए इसमें क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो बड़े अच्छे जजमेंट कभी कभी बीच बीच में देता रहता है, पर सुप्रीम कोर्ट भी कभी कभी पॉपुलिस्ट स्टैंड लेता है। अब मैं अपनी पुलिस रिफॉर्म के पिटीशन, मतलब विश्वास मानिए मैं 2 साल से प्रयास में लगा हूँ कि उसको फिर से टेकअप कर लिया जाए। और चंद्रचूड़ जी से मुझे बड़ी आशा थी, लोगों ने बल्कि 4-5 साल पहले लोगों ने कहा था कि अभी इसको ज़्यादा परसू मत करो, जरा जस्टिस चंद्रचूड़ को कुर्सी बैठने दो, उसके बाद ये पिटीशन आगे बढ़ जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद लगाया था, पर अब देखिए चंद्रचूड़ जी का टर्म खत्म होने वाला है और इन्होंने केस तक नहीं लिस्ट किया। अब मतलब अच्छा, दूसरे आदमी का केस आधी रात को किसी का सुन लिया जाएगा, किसी का आज क्राइसिस होती है और अगले सोमवार को सुन लिया जाता है। और मेरे वकील थक गया, मैं हर तरह से मैं थक गया, पर पुलिस रिफॉर्म्स का पिटीशन नहीं टेकअप हो रहा। तो अब मैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी क्या प्रायोरिटीज है मेरे तो नहीं समझ में आता। आप वेट करिए जिस दिन वो रिटायर होंगे, जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन उनका लंबा चौड़ा भाषण सुनिएगा आप कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना ये आदमी बड़े ब्रिलियंट हैं, पर उनकी कुछ प्राथमिकताएं मेरे समझ में नहीं आती हैं, उनके किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए सेम सेक्स मैरिज हो गया था। मैं तो सिर पीट लिया, हार्वर्ड से आ रहा है। मैंने सिर पीट लिया कि भाई मतलब जो चीज़ देश के 1% आबादी को भी नहीं प्रभावित करती, उसको तो आपने इतना इंपॉर्टेंट दिया। और जो पुलिस का मामला जो कि मतलब 100 मतलब कम से कम 30-40 करोड़ ऐसे आदमी जिनको रोज कोई ना कोई पुलिस की समस्या है, पूरी अगर आबादी को नहीं है, इस समस्या को आप नहीं टेकअप कर रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज वाला तो मुझे इतना फनी लगा कि जिस दिन वो शुरू हुआ केस, मैंने पहली वो एक लॉ चक्र नाम से कोई चैनल है उस पर देखा, उसकी हियरिंग चल रही थी, तो मैंने बोला कि कितना भी सर पीट ले सुप्रीम कोर्ट, अंत में यही बोलेंगे कि सरकार रूल बनाए, और वही हुआ। 14-15 दिन चला, फिर वो सरकार रूल बनाए। अरे भाई, तो उसको मतलब ऐसा लग रहा था। सर एक बात बताइए आप मुझसे, ठीक है, आप बोलेंगे तो ये सेक्शन हम काट देंगे इसमें वीडियो में से। जब भी हमारे देश का कोई बड़ा आदमी होता है, उसके कई फैसलों पे मुझे बार बार लगता है कोई और तो नहीं बोल रहा है इनको करने के लिए, ये खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कहीं और से इनको इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। और ये कई बार लग चुका मुझे, ऐसा लगता है कि ये बंदा खुद कर रहा है या कहीं और से इसके लिए आया कि ये करवाइए आप। क्योंकि आप जैसे आपने अभी भी कहा कि समझ में नहीं आया क्यों हुआ वो, तो जब ऐसे फैसले होते हैं लगता है कि क्यों हुआ होगा आखिर। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आखिर वो भी आदमी हैं, और वो समय की हवा देखते हैं, समय का दबाव देखते हैं, और उसके मुताबिक कभी कभी उसमें प्रभावित हो जाते हैं। क्या कहा जाए। ठीक है सर। ये आपने जो वो बॉर्डर फेंसिंग करी है, जो पंजाब वाली बॉर्डर फेंसिंग है, आपने कहा था कि आप प्लेन से जा रहे थे तो आपको दिखी थी बॉर्डर फेंसिंग, मुझे भी दिखी थी। तो जब आप पढ़ रहा था वो सेक्शन वगैरह, अच्छा वो तो मैंने भी देखा था, क्योंकि एक्चुअली अचानक से क्या होता है, आप आ रहे होते हो तो शायद उधर से आ रहा था प्लेन, पाकिस्तान से या सऊदी से क्रॉस करके इधर से आ रहा था, तो अचानक से मैंने देखा बड़ी सारी लाइटें चल रही हैं। तो मैंने होस्टेस को बुला के पूछा, मैंने कहा ये क्या है, तो कह रही सर ये बॉर्डर है हमारा। इतनी लाइटें, मतलब देखना चाहिए, ऐसा लगता है भाई साहब मतलब कोई बिल्कुल
बिल्कुल जगमगा रहा था पूरा का पूरा वो सेक्शन। मैंने बोला भाई क्या शानदार। फिर मुझे तो कई बार इतनी सारी चीजें आपने कर रखी हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भैया अच्छा मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा अच्छा ये भी आपने करा है, ये भी आपने करा अब है। इसको करने के लिए जानते हैं, इसकी अब कुछ बातें मैंने लिखी नहीं है। जब मैंने इसकी, असल में उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे मुझसे बहुत नाराज रहते थे। उसका मेरे काम से कोई संबंध नहीं था, कुछ और मामले थे, वो छोड़ दीजिए उसको ऑफ द रिकॉर्ड कहीं आपको बता देंगे बाद में। तो मुझे लगा कि ये आदमी मेरे हर काम में अड़ंगा डालता है, हर काम में नुक्स निकालता है। अगर मैं इससे कहूँगा कि फेंसिंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए तो जरूर काट देगा ये। तो मैंने ये करने की वजह सीधे चिदम्बरम तक ये बात पहुँचाई। तो चिदम्बरम की बात ठीक लगी। मैंने कहा देखिए मेरे आदमी जवान, अच्छा चिदम्बरम देखिए जब बॉर्डर आते थे तो चिदम्बरम मतलब उनके जो भी आरोप लगे हों वो सब बातें अलग है, पर आदमी बहुत ब्रिलियंट थे और वो अफसर को पहले तौलते थे, तो मुझे भी तौलते थे वो। और मतलब इतने सवाल पूछे कि मतलब कोशिश होती है कि प्रकाश सिंह को पटक दो ताकि प्रकाश सिंह थोड़े घबराने लगे चिदम्बरम से, पर प्रकाश सिंह पटकनी खाने वाले आदमी थे नहीं। सब तरफ से कोशिश कर दी, हर चीज़ का जवाब प्रकाश सिंह के पास है, तो फिर वो बड़े रिलैक्स्ड हो गए हमसे और आराम से काम करते। तो मैंने कहा कि आदमी, अब मेरा इनसे थोड़ा रैपो हो गया इनसे, इनको मैंने जब ये बात कही गई तो तुरंत आइडिया को पकड़ लिया और इन्होंने फेंसिंग के लिए सैंक्शन कर दिया। मेरे हेडक्वार्टर से मेरा जवाब तलब हुआ, मेरा एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया कि आपने यह प्रस्ताव बिना हमारे क्लियरेंस के होम मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कैसे टेकअप किया। अब मैंने उसका जवाब खैर जो तो भेज दिया, पर यह है कि मेरा मतलब माई एक्सप्लेनेशन वाज कॉल्ड ऑन दिस पॉइंट। तो खैर ये प्रोजेक्ट तो एक बार चिदम्बरम जब उसके मॉनिटरिंग करने लगे तो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और हो गया। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोगों ने जो फेंसिंग ली थी, तो मतलब एक कमेटी मैंने ही बनाई, एक उसमें कुछ ब्रिगेडियर को, आर्मी के ब्रिगेडियर को रखा, अपने कुछ अफसरों को रखा, और हम लोगों ने कहा भाई फेंसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी डिज़ाइन क्या हो, डिज़ाइन तो हम लोग करेंगे, CPWD तो एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए हमने कहा भाई ये कोरिया की फेंसिंग की डिज़ाइन मंगाओ, मैक्सिको की फेंसिंग, तो इधर उधर से जैसे तैसे हम लोगों ने सब प्राप्त किया। प्राप्त करके फिर उस सबको पढ़ा, तो और फिर हमने जो फेंस की डिज़ाइन की, it was better and stronger than any fence in the world at that. Because you copied all of them, mixing the flaws and everything. सब कुछ हमने मतलब उसको किया. It was the best fence in the world at that time. तो और it produced results. मैं इसमें शायद पता नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, कि मैंने लिखा है कि अगर हमने सीमा की सुरक्षा जितनी सुदृढ़ की, अगर वो न की हुई थी तो पंजाब का आतंकवाद अभी 10 साल और चलता. And we would have needed another KPS Gill, जो पता नहीं मिलता या नहीं मिलता. क्योंकि हुआ क्या है देखिए, आपको बहुत मोटे तरीके से हम समझाएं. KPS गिल साहब ने 10 आदमियों को भगवान के पास भेज दिया, ठीक है. 10 आदमियों का रिप्लेसमेंट उधर पाकिस्तान से आ गया. 10 का आ गया, 9 का आ गया, 8 का आ गया, 11 का आ गया, कुछ भी हो सकता था. बॉर्डर वॉज वल्नरेबल. हमने ये देखा कि हम हर कोशिश के बावजूद हम मतलब एक इंच का तो गार्ड नहीं कर सकते. बॉर्डर खुला हुआ है. और अब आप पंजाब बॉर्डर पे आप जाइए तो आप पहली फीलिंग आपकी होती है कि सर बॉर्डर कैसा है, बॉर्डर तो कोई चीज़ है ही नहीं. जब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा, मतलब इतना उल्टा सीधा बॉर्डर अंग्रेज छोड़ गए हैं, ये नालायक अंग्रेज, कि अगर मतलब BSF के आदमी रास्ता भूल जाते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान रेंजर्स गलती से हिंदुस्तान में चले जाते हैं. और ऐसे आदमियों को हम लोग जानते हैं क्योंकि बॉर्डर इरेशनल है, तो भैया तुम जाओ वापस, तुम जाओ वापस. हमने क्योंकि हमारा भी आदमी उधर चला जाता है. इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा बॉर्डर बना हुआ है. तो हमने कहा इस बॉर्डर की सुरक्षा के लिए फिर ये मतलब फेंस इज द ओनली आंसर. फेंस, बट मैंने कहा फेंस के बावजूद आदमी हम नहीं कम करेंगे, आदमी की विजिलेंस उसी तरह रहेगी. तो कोई भी फेंस दुनिया में काटी जा सकती है. देयर इज नथिंग लाइक मैंने फेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रीच्ड. बड़ी से बड़ी फेंस. फिर हमने बाद में इतने बड़े बड़े जर्मन सीजर्स ये लोग लेके आते थे. और सीजर से जब तार को काटते थे तो ऐसे कटता था जैसे वो चाकू मक्खन में जाए. अच्छा. इतनी आसानी से तार कटता था. फिर वो हम इस तरह के सीजर हम लोगों ने पकड़े, समझ ने जर्मनी से या कहाँ से मंगा गए, खट 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 तार कटा और निकल गए. पर फिर भी एक पेन बढ़ गया, पर तकलीफ बढ़ गई. और हमने मतलब ऐसा था कि तारों में मतलब बहुत सारे और उपाय, क्लेम और माइंस डाल दी. उनको पता नहीं कहाँ माइंस लगी. आप तार काट के उस बीच के पोर्शन में घुसे, वहाँ माइन फट गई, आप मर गए. फिर हमने क्या बहुत सारी नई नई चीजें करते गए. वो लोग जैसे जैसे बैल की घंटियां होती है ना, वो घंटियां हमने तारों में बांध दी कि भाई जब आप उधर जाएंगे तो झुनझुन 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 बजेगा, तो उससे भी आदमी अलर्ट हो जाएगा. तो अच्छा, फिर एक बिजली का तार भी पाकिस्तान मतलब अपने बॉर्डर में डाल दिया.
तो लोग घबराते थे कि वो कहाँ कोबरा कहाँ है, उसका नाम कोबरा हो, अच्छा कि कोबरा कहीं अगर हाथ पैर में लग गया तो आप मरे, वहीं मरे आप। अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तानियों को नहीं पता, वरना कटिया लगा के बिजली डालते होंगे। तो मतलब हर तरह का उपाय किया गया। तो वही हुआ ये कि मतलब आपने अगर गिल साहब ने 10 को ठिकाने लगाया तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो फिर वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करने लगा कि आप। सर एक सवाल है मेरे पास इसी मुद्दे पे कि आप जैसे अधिकारी ने जो एक बड़ा काम कर दिया कि भाई फेंसिंग करवा दी, है ना, और एक वो बंदा जिसने जो केपीएस गिल साहब की तरफ फेमस हो गया, है ना, ये जो अनसंगनेस होती है इन चीज़ों में, कि जो कहते हैं ना कि मतलब जैसे ना इनके बारे में इतनी चर्चा नहीं, जितनी चर्चा केपीएस गिल साहब के बारे में है कि उन्होंने ये करा कि एक बिल पास किया आपने उनके पास गए, आपने बोला इसको सैंक्शन कर दीजिए, उन्होंने कर दिया, तारें लग गई। और मैं ये कह रहा हूँ जो क्षणिक हीरोज हैं किसी भी विश्व में कहीं भी, और वो व्यक्ति जिसने नियम पास कर दिया कि भैया ये नियम बना देते हैं, नियम वाला कभी उतना ज़्यादा उसकी वो जो फेम है, जो उसकी तारीफ है, उतनी कभी नहीं हो पाती। और ये मैं लगातार आप किताब में देख रहा हूँ, आपके साथ लगातार है, शुरू से लेके अंत तक लगातार देखता हूँ। आप सेटिस्फाइड हैं नो डाउट, बट ये लगातार देख रहा हूँ मैं कि चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो फेंसिंग करना हो, चाहे वो जेन्युइनली कोशिश करना नॉर्थ ईस्ट को समझने की और उल्फा और असम की सरकारों को समझने की कोशिश करना, चाहे नक्सल्स को समझने की कोशिश करते थे, आप क्या आखिर चाहते क्या है ये, ठीक है। तो मैंने कई बार नक्सल को ओपन लेटर भेजा कि भाई मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भारत सरकार मुझे भेजे रिटायर होने के बाद, हाँ रिटायर होने के बाद, मैं कहीं मैं अकेले आऊँगा और मैं कोई गारंटी नहीं चाहता, अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं मांगता हूँ, बट यू कम एंड टॉक टू मी। पर उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर वही बात है ना कि राष्ट्रवादी लोग मिल नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये चल रही है बहुत ज्यादा। मुझे तो लगता है कि अब रीवा के अलग सफेद शेर हो गए। मेरे साथ ये भी था कि मैं अपना काम का निडोरा नहीं पीटता था, काम किया चुपचाप, ठीक है, वर्क इज इट्स ओन रिकॉग्निशन, उसका मुझे संतोष हो रहा। ढिंडोरा पीटने वाले अभी भी टॉप पे बैठे हुए हैं। अभी ढिंडोरा पीटने वाले काम थोड़ा ढिंडोरा ज्यादा, मैंने तो ढिंडोरा अपना कभी नहीं पीटा, और ये भी बड़े रिलेक्टेंटली मैंने लिखा, मैं लिखने वाला नहीं था ये सब। कई लोगों ने कहा नहीं साहब अपने जीवनी लिखी है, जीवनी, मैंने कोई जीवनी उन्हीं को मेरी कौन पढ़ेगा, मैं कोई इतना महापुरुष नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा भाई इतने लोग कह रहे हैं तो चलो ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं और जिनसे कुछ संदेश जाता है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सबक होगा, उनको उनका एक जगह संकलन कर दो। एक है आपके लिए तारीफ में लिखा गया नवभारत टाइम्स में 17 मई 1992 को, जो कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से या फिर जो विवादित ढांचे को गिराने से कुछ महीने पहले है। पुलिस प्रशासन पर प्रकाश की किरण ने पूरी आर्टिकल पढ़ी, उसमें पुलिस विभाग की तारीफ है। ये पुलिस विभाग आज मतलब लोग मतलब थाने में जाने में घबराते नहीं हैं, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है और पुलिस को अपना मतलब दोस्त समझने लगे हैं, इस तरह की बातें लिखी थी उस। तो आप जब उस समय तैनात थे वहाँ पे कल्याण सिंह के अंडर में, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, तो उनके अंडर में आप थे, तो कल्याण सिंह से कभी आपकी इक्वेशन किताब के अनुसार तो नहीं सेट हो पाई कभी? नहीं देखिए, शुरू में तो बहुत अच्छी रही इक्वेशन, एक साल तो वी गॉट अलोंग फेमसली। वो भी आदर्शवादी टीचर थे और मैं अपना, मेरे आदर्श थे, उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी काम करने की, और जैसे जैसे मैं बताता था वैसे वैसे वो मेरी बात तो मानते थे। मतलब मैं बहुत से मामलों में होम डिपार्टमेंट को डिफाई करता रहा, वो मुझे बराबर सपोर्ट करते रहे। पर एक स्टेज ये आई कि जब उनके लिए भी मैं पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो गया और ब्यूरोक्रेसी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई कि आदमी बहुत ज़्यादा इस क्वारिंग लार्जर देन लाइफ इमेज, इसको तो गिराया जाए, नहीं तो किसी की सुनता नहीं है। एक बात सर और बताइए, जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत ही पावरफुल है, ताकतवर है, देख लेती है सबको, इवन जो रिटायर्ड आईएएस का जो एक ग्रुप है वो भी बहुत ताकतवर कहा जाता है। सर बिहार में जब एक एक्स चीफ मिनिस्टर का भाई एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का रेप करता है बार बार, तो कहाँ गई पावर इन लोगों की? तब कहाँ चली जाती है पावर? तब उस समय पावर क्यों नहीं नजर आती सामने कि भैया एक व्यक्ति है जो पॉलिटिशियन है, जो सुना होगा आपने, किस्सा मैंने मालूम। अच्छा नहीं, एक बिहार के इनके जो साले हैं, वो एक आईएएस अधिकारी था ठीक ठाक स्तर का, वहीं पटना में, उसकी पत्नी का रेगुलरली रेप करते रहे, और उसने कितनी कंप्लेन करी उस व्यक्ति ने कि भैया ये व्यक्ति रात को चलाता है मेरे घर में बार बार, और आईएएस लॉबी ने कुछ नहीं किया उसके लिए, कोई मदद नहीं की उसके पास। आपके राजपूत होने का क्या फ़ायदा हुआ, मतलब अधिकारी बनने में, जो ये जो संस्कार मिलते हैं लगातार कि डरना मत, क्योंकि ये संस्कार मुझे ही मिले हैं, आपको भी मिलते हैं, घर से मिलते हैं कि मतलब गलत हो रहा तो भिड़ जाना, डरना मत, ठीक है। उस जो मेरा जो डर था मेरे पिताजी से ही था, मेरा डर कि ये ना पीटे कहीं।
समाज से नहीं डर था, लोगों से नहीं डर, इनसे ही था कि ये ना पीटने लग जाएंगे। तो इसलिए उनसे बताना होता था कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो बताते यहाँ इसमें तुम्हें लड़ना चाहिए, इसमें नहीं लड़ना चाहिए। इसका कितना हाथ है जो इतने आप शानदार अधिकारी बने? शानदार वगैरह तो बात की बात है, पर कुछ संस्कार मुझे मिले थे। पिताजी ने कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में कूट कूट कर भर दी थी। वो खुद आदर्शवादी थे, फ्रीडम मूवमेंट में आजमगढ़ के मतलब लीडिंग पॉलिटिशियन थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने शायद उनको कभी कहा था कि इज गांधी ऑफ ईस्ट यूपी, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने ये कहा, एक बात मेरे दिमाग में कूट कूट कर भर दी थी कि देखो, जो बेईमानी की कमाई है वो किसी न किसी रूप में घर से तुम्हारे हमेशा निकल जाती है। तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाए, तुम्हें कुछ चोरी हो जाए, तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, कभी आग लग जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, वो पैसा जो ईमानदारी का पैसा है वो जाता नहीं घर से, वो घर में बना रहता है, और तुम्हारी कुछ चीज़ खोएगी भी तो वापस चली आएगी किसी तरह से। एक तो ये, दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी कि देखो, जीवन मरण का जहाँ तक सवाल है, तो भगवान की दया से हम लोग इस पृथ्वी पे आते हैं, और हमारे जाने का दिन भी भगवान द्वारा ही निर्धारित करता है। उसको ना कोई कम कर सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है। ये भी मेरे बात दिमाग में बचपन में बैठ गई। तो मैंने सोचा कि जब मेरा अंत समय निर्धारित है, जब मुझे कोई, मेरा समय से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, और ना मेरा जीवन काल कोई बढ़ा सकता है, फिर मरने से क्या डरना? जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, ठीक है। तो मौत से डर मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। मतलब मौत के मुंह में तो मैं क्या कहें, 2 बार ऐसा हुआ जीवन में जब मैं जानबूझ के ऐसी जगह गया जहाँ से शायद जिंदा मैं नहीं लौट सकता था। एक तो लेफोरी में, जब मैं नागालैंड में नागा आर्मी कैंप, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। नागा आर्मी कैंप में तुम क्या करने जा रहे हो यार? अगर तुम, इफ यू आर एक्सपोज देन यू विल प्रोबब्ली दे विल हंट योर हेड। हेड हंटर्स तो वो कही जाते थे, और आपकी ट्रॉफी, आपका सिर तो एक ट्रॉफी हो जाता है कि बड़े आदमी की ट्रॉफी है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि वो क्यों गए वो गए, वैसे चले गए। वो चले गए कि जरा नागा आर्मी कैंप देखेंगे, और जरा इसको इसके बारे में फिर रिपोर्ट भेजेंगे, ऐसे ऐसे नागा आर्मी कैंप होता है, सेंस ऑफ एडवेंचर। मतलब पर इट वाज फुल हार्ट, हाँ, मतलब आई एम वेरी फिट टुडे, एंड उस समय मेरी फिटनेस क्या थी वो आप कल्पना कर सकिए। पर बावजूद उसके मुझे पहली बार मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरा लंग्स विल बर्स्ट प्रॉब्ली। मतलब 5 मील नीचे, 5 मील ऊपर, और सब एक दिन में पूरा करना है। तो पर खैर ईश्वर वापस ले आए वहाँ से। और दूसरा था, जब मैं यहाँ नानक माता गुरुद्वारे में चला गया, तो मुझे उसका अंदाज नहीं था कि वहाँ गुरुद्वारे में क्या है, और स्टेट होम मिनिस्टर ने मुझे मना किया था कि तुम मत जाना, वहाँ जान का खतरा है। इतने सारे लोग थे वहाँ तो पे। हमने कहा जब इन्विटेशन आ गया तो कैसे नहीं जाऊँ भाई, और लोग कहेंगे साहब डर गए। ये फीलिंग मैं, जहाँ मुझे ये आ जाए कि ये साहब डर गए, तो ये काम तो करना ही करना है, कम से कम ये दिखाने के लिए नहीं, मैं डरता नहीं। तो नानक माता गुरुद्वारे में कितने, करीब 10,000 आदमी तो थे ही, और सब पगड़ी, इधर देखो पगड़ी, इधर देखो पगड़ी, सब वो कई मंदिर में, और 10,000 उतने गुरुद्वारे, मैं समझता हूँ कम से कम 100 टेररिस्ट जरूर रहे होंगे, और 100 और कम से कम 1,000-2,000 सिंपैथाइजर्स रहे होंगे। वहाँ कुछ नहीं, मतलब लिंच कर देते, खत्म के साथ। हमारे साथ कोई हथियार, 10-11 आदमी थे हमारे, पर सब निहत्थे थे। क्या करते, सबकी पिटाई हो जाती, सबका वही काम तमाम हो जाता। पर दैट प्रूव्ड टू बी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ तराई टेररिज्म, टर्निंग पॉइंट। जो मैंने उस समय बात की, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं कोई टेक्स्ट तैयार करके नहीं गया था, कुछ दैविक प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने मुझसे बोलने कहा, मैं सोचा था कि जाऊँगा, थोड़ा सा कुछ 5-10 मिनट होगा, सर ऊपर देंगे, मैं चला आऊँगा, ठीक है। वो बोलने कहा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो, सम डिवाइन इंस्पिरेशन, आई स्पोक। बाद में एसपी ने कहा कि साहब आप 40 मिनट बोले, वो घड़ी देख रहे थे। 40 मिनट में बिना अनप्रिपेयर्ड गया था, पूरी मैं बोलता रहा, पूरी सिख हिस्ट्री ट्रेस करता रहा। उसका लबो लबाब ये था कि देखिए, अगर आप हथियार उठाओगे तो आई विल नॉट गिव यू इन क्वार्टर्स, फिर तो कोई बचत नहीं। पर अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रही है, अपनी शिकायत लेके मेरे पास आओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं दावा करता हूँ मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर करूँ, मुझ पर विश्वास करो। और ये मैंने किया। कम से कम 15-20 डाटा केसेस मैंने सब सरकार से विड्रॉ कराए। तो इस पे फिर बाद में एक चिट्ठी उसने लिखी थी, जिसका किताब में कहीं मेंशन है कि हम यूपी गवर्नमेंट की बात हमको माने या ना माने, पर ये डीजी जो कहता है उसकी बात का हमको विश्वास है, क्योंकि जो कहता है वो करता है। तो ये 2 बार मतलब मौत को आमंत्रण देने वाले काम थे, पर ईश्वर की दया से सब ठीक निकल गया। मैं वही कह रहा हूँ कि सर, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, चूंकि आपने इतनी ज़्यादा रक्षा करी है देश की, कई मुद्दों पे आप सामने आए और आपने
प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, स्पेशली पंजाब वाली। अभी देखिए इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू रिक्वायर कंटिन्यूटी, ऐसा नहीं कि एक डू यू सी दैट हैपनिंग? आई डोंट सी दैट हैपनिंग एट ऑल। आज की तारीख में तो पंजाब एकदम बिगड़ा हुआ है, मतलब इतना बिगड़ा हुआ कि मैं कह नहीं सकता। अभी कल ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इतनी तकलीफ हो रही थी कि पंजाब के किसी शहर में नाम नहीं दिया था उसने, मतलब कहीं 50 आदमी खालिस्तान का झंडा लिए चल रहे हैं और कहीं खालिस्तान पंजाब बनेगा, खालिस्तान पंजाब बनेगा, ये नारे लग रहे हैं और पंजाब पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही है। अरे एस्कॉर्ट क्या करे, पकड़ के सब बंद करो उनको फॉर रेजिंग एंटी नेशनल स्लोगन्स। पर ये आपकी सरकार है, ये इस तरह चल रहा, अंधेरगर्दी है। और पंजाब में अभी, हाँ मतलब पंजाब गए साल भर पहले एक बार मैं पंजाब गया था, तो पंजाब पुलिस के एक अफसर ने क्या कहा था, वो मैंने किसी दूसरी जगह इसको कोट किया है कि सर वी नीड ए चीफ मिनिस्टर लाइक योगी और ए डीजीपी लाइक केपीएस गिल। दोनों उनके पास नहीं है। मुझे ये भी लगता है सर कि पुलिस वाले, मतलब अगर 100 पुलिस वालों का बैच निकालेंगे तो शायद 70 पुलिस वाले ऐसे जरूर होंगे जो अपना काम मेहनत से करना चाहते हैं, जिन्होंने ज्वाइन करी है इसलिए वो जेन्युइनली काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा पुलिस के बारे में बहुत कुछ खराब ही कहा जाता है, पर अगर आप ये पेंडेमिक में जो इनकी भूमिका रही है, देखिए कमाल की भूमिका रही है। बट दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट, देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट को तो अपना काम करना था, बट दिस इज द ओनली अदर डिपार्टमेंट विच वेंट बियॉन्ड इट्स चार्टर। कहीं सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, कहीं ब्लड पहुंचा रहे हैं, किसी को एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचा रहे हैं, किसी को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, और कुछ नहीं तो कहीं गाना बजाना कर रहे हैं तो आपको एंटरटेन करने के लिए। किसने कहा था ये सब करने के लिए? और एक पोल हुआ था, तो उसमें मतलब लिखा था कि इसमें इनकी पॉपुलैरिटी 70% बढ़ गई। बीबीसी ने तक तारीफ की, जो सामान्यतः भारत के खिलाफ लिखता है, उसने इंडियन पुलिस की तारीफ की, प्रधानमंत्री ने तारीफ की, और हिंदू अखबार ने लिखा कि दे वेर द फ्रंट लाइन ऑफ द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। मतलब पुलिस में आदमी अच्छे हैं और अगर मौका मिले तो ये मतलब जन सेवा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे पुलिस के बारे में जितना भी आप खराब ऐसे कह रही है, पर आपने जो मतलब रोजमर्रा जो हमारे गर्दन पे दबाव बैठा हुआ उसकी वजह से हम गलत काम करते हैं। आप हमें स्वायत्तता दीजिए, काम करने दीजिए। पेंडेमिक आया, सब लोग अपने अपने बिल में घुस गए, तो हमको काम करने का मौका मिला, हमने जनता की सेवा की। मौका दीजिए, हम फिर से करें। मुंबई हमलों में भी सबसे पहले पुलिस वाले ही मरे, सबसे पहली लड़ाई उन्होंने ही करी, बाद में दुनिया भर के लोग। भाई जितना पुलिसकर्मी हिंदुस्तान में मरता है, 700 लेके 1000 पुलिसकर्मी, औसत निकालिए, 700 लेके 1000 पुलिसकर्मी हर साल भारतवर्ष में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद होते हैं। इतना, और यूरोप के किसी देश की फिगर 10 मतलब डबल डिजिट्स में नहीं है, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 2 या 6 इस तरह है। अमेरिका की फिगर जरूर डबल डिजिट्स में होती है, पर वो भी मतलब 100 नहीं जाते हैं, वो अपना 25-30 में रह जाते हैं। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ पुलिस और जनता का इक्वेशन भी अमेरिका और यूरोप जैसा नहीं है? हमारे यहाँ पुलिस और जनता का अंकल वाला इक्वेशन है कि पुलिस वाले पकड़ा से पहले जब मुंह से निकलता है अंकल, पुलिस वाला वैसे ट्रीट करता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी मैंने नहीं देखा, जैसे मैं देख रहा था कि 2-3 लोग बंदूक लेकर निकले गाड़ी से लहराते हुए, और पुलिस वाले उनसे गन छीन रहे हैं जबकि गन लोडेड है। देखा होगा, वायरल वीडियो था, पुलिस वाले उनसे गन छीन रहे हैं जबकि पुलिस वाले दूर खड़े हैं, वहाँ पे AK-47 लेके भी खड़ा है एक, लेकिन उनको मार नहीं रहे। फिर मेरे मन में अगर यही अमेरिका होता तो पहले इनको मार देते, गोली मारते, वो इनकी लाशों से गन छीनते, हटाते और फिर बोलते भैया चलो इनको पंचनामा करो इनका। वहाँ तो धड़ाधड़ मतलब मार देते हैं। कोई छोटा सा भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, दे फर्स्ट किल, उसके बाद उसका हिसाब। टेररिस्ट इंसिडेंट सर, एक बंदे को तो फोन निकालने की गोली मार दी उन्होंने। अमेरिका में तो पॉपुलर है सुसाइड बाय पुलिस। अगर आपको मरने का मन है तो आप पुलिस के सामने जाके कुछ ऐसी हरकत करिए और फिर जेब में हाथ डालने की कोशिश, गोली मार देंगे वो सुसाइड बाय पुलिस। वो तो पॉपुलर है वहाँ पे, एक तरीका है मरने का, सुसाइड करने का, पुलिस से गोली वहाँ खा लो आप। अमेरिका में तो ये भी चलता है। आपने करप्शन के लिए खूब कोशिश करी, महर्षि चाणक्य के विचार से कितना आप अग्री करते हैं, जो उन्होंने करप्शन के लिए कहा था कि अधिकारियों की शादी मत होने दो? हाँ, महर्षि चाणक्य कहना था ना कि जो बंदा सरकारी सेवा में जाएगा वो विवाह नहीं करेगा। नहीं, शादी से आदमी बेईमान नहीं होता, ये सोचना ही गलत है। कई लोग, चाणक्य का ये कहना था महर्षि का कि भैया मनुष्य करता अपने पत्नी बच्चों के लिए ही है, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर ये करप्ट नहीं होगा। देखिए जो बेईमान आदमी हो बेईमानी करेगा, पत्नी हो या ना हो तो करेगा। उसको अगर संपत्ति की लालच है तो संपत्ति बनाएगा। मैं चाणक्य की इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ, और शादी और इसका कोई मेल नहीं है। एक तो आपकी इतने लंबे करियर के, आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे ख्याल में पंजाब में आतंकवाद को रोकने में मैंने जो योगदान किया, मैं उसके लिए मैं हमेशा गर्व होता है कि मैंने इतनी कठिन परिस्थितियों में काम किया। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में का एक बड़ा विचित्र पहलू ये था कि मुझे अपने हेडक्वार्टर से और अपने डिपार्टमेंटल हेड से सपोर्ट नहीं था। फिर भी मुझे ये था कि मुझे तो यहाँ काम करना है, देश की एकता और अखंडता को इतनी बड़ी चुनौती यहाँ है, पाकिस्तान ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है,
कि पंजाब को तोड़ दिया जाए, इस योजना को विफल करना है। और मतलब मैं जिस समय वहाँ काम करता था तो मतलब मैं कुछ क्षण मुझे याद आते हैं, मैं अपने घर के सामने लॉन था, वहाँ टहल रहा हूँ और ऊपर बादल छाए हैं, सोच रहा हूँ क्या हम पंजाब को बचा सकेंगे, ये ख्याल मेरे दिमाग में आता था कि हम पंजाब को बचा इतनी स्थिति खराब थी। स्थिति इतनी खराब थी कि हम बचा सकेंगे, क्योंकि उनका डिक्टेट चलता था। उन्होंने कह दिया कि कल से मतलब 3 दिन बाद ये लड़कों का ये यूनिफॉर्म होगा, लड़कियों का ये यूनिफॉर्म होगा। तो लागू हो गया। सरकार का हुक्म माना जाए या ना माना जाए, पर अगर आतंकवादियों का हुक्म हुआ तो वो तुरंत लागू होता था। और सिवाय वहाँ तो मतलब या तो पुलिस और अर्धसैनिक बल थे या आतंकवादी थे, बाकी सरकारी विभाग सब को लकवा मार गया था, कहीं कोई नहीं काम कर रहा था। IAS अफसरों से पूछे तो उन दिनों तुमने क्या किया, कोई एक पेज भी नहीं लिख पाएगा कि हमने ये किया। और जान पे खेल के काम करना था, हम जानते थे। मतलब कितनी बार ऐसा हुआ कि जब मतलब सूर्यास्त के समय मैं चला जा रहा हूँ, वो भी अपनी जिद के मारे, काम खत्म हो गया, अब मैंने कहा मैं जब जाता हूँ जलंधर जाता हूँ। बहुत सी बातें तो मुझे अब मालूम हो रही हैं कि वो लोग इतने परेशान रहते थे कि साहब मानते नहीं, रात को ठहरते नहीं, और ये कहते हैं रात के शाम का समय हमें तो एम्बुश के लिए आइडियल माना जाता है। इसलिए आइडियल माना जाता है कि एम्बुश जिस समय होगा उस समय तो रोशनी है, जब तक आपकी रेनफोर्समेंट्स आएंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, तब तक हम भाग जाएंगे। ये काम खत्म करके शाम को चले जाते हैं। और हमारी ये भी जिद थी कि हम अपने बत्ती भी जलाएंगे, अपने बेकन लाइट भी जलाएंगे और झंडा भी। लोग उस समय अधिकारी पंजाब पुलिस के लोग ये सब अपनी बत्ती उत्ती बंद कर दिया था, खाली ऐसे चला। अच्छा, बाकी अधिकारियों ने सबने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले ली थी, हमको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी ऑफर हुई। मैंने कहा मैं तो बुलेट प्रूफ नहीं लूँगा। मेरे मन में ये तकलीफ थी कि मेरे आगे पायलट चल रहा है, मेरे आगे एस्कॉर्ट चल रहा है, दोनों जिप्सी में चल रहे हैं और दोनों पूरा 360 डिग्रीज कवर कर रहे हैं, एकदम खुले में है। मैंने कहा ये तो बेचारे एकदम खुले में हो, मैं बुलेट प्रूफ में बैठूं, ये कौन सी बहादुरी हुई। ये बुलेट प्रूफ, ये खुले में अपनी जान का खतरा मेरे लिए ले रहे हैं, तो मैं कम से कम गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी थी, एम्बेसडर गाड़ी में चलूँगा। और मैं जानता था कि एम्बुश किसी भी समय हो सकता है। और जब आपके दिमाग में ये हो कि आप एम्बुश किसी भी सेकंड हो सकते हैं, सोचिए आपका मनोभाव क्या होगा। और शरीर से तो मैं तो उन दिनों यही कहता था, ड्राइवर से कहता था, उन दिनों को मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, भैया कैसेट लगा दो, ईश्वर का, एक तरफ ईश्वर का भजन बजता रहे, दूसरी तरफ मेरे हाथ में कार्बाइन भी है, भगवान का नाम भी सुन रहा हूँ, कार्बाइन भी मेरे हाथ में, जरूरत होगी तो लड़ते हुए यहीं शहीद हो जाऊंगा। पर यह आखिरी समय भगवान का नाम तो कम से कम, हम गाना नहीं गा सकते तो कम से कम सुनता रहे, सुनाई पड़े। देरहवा बाबा से आपका क्या, वो कैसा एक्सपीरियंस? ज्यादा तो उनसे हम ज्यादा उनसे सानिध्य नहीं हो पाया, पर 3 बार हम मिले उनसे, पर हर बार बड़े प्रेम से मिले, वो बड़े प्रेम से मिले, बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। और उनकी मेमोरी फेनोमेनल थी, फेनोमेनल मेमोरी आदमी थे। उस समय 120-25 साल के कहे जाते थे, भगवान जाने क्या उनकी उम्र का किसी को अंदाज नहीं था, पर लोग पैर रख के आशीर्वाद देते थे। मतलब आदमी वो थे, दिव्य पुरुष थे, यही कह सकते, दिव्य पुरुष। और जो आपको गुरुजी मिले थे, ये भी दिव्य पुरुष थे। ये तो मतलब कुछ लोग, यही 2 आदमी हमको ऐसे मिले जो ऐसा लगता था कि भविष्य दृष्टा थे। और इन गुरुजी के बारे में ये तो लगता था जैसे गॉड्स एम्बेसडर ऑन अर्थ, ये लगता था, ये फीलिंग होती थी। इनमें इतनी शक्तियाँ थी, और इनके ऊपर तो कितनी किताबें लिखी गई है, इनके मतलब इनकी जो दिव्य शक्तियों से कैसे लोगों को ठीक कर देते थे। मतलब ही वाज द मैन ऑफ गॉड, सही माने में, जिसे गॉड मैन जिसे कहते हैं। आजकल तो फर्जी गॉड मैन बहुत घूम रहे हैं, बट ही वाज द मैन ऑफ गॉड, गॉड्स एम्बेसडर ऑन अर्थ टू लुक आफ्टर अस, हम लोग। अच्छा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। अभी रिसेंटली हम एक CMD हैं भारती एयरटेल की, तो अच्छी दोस्त हैं, तो उन्होंने, वो फीमेल है, उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी की, यही वाले गुरुजी की बात कर रही थी वो, तो बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें एहसास अपने आप होगा, मतलब तुम्हें, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ इस तरह की चीज़ों में, बिल्कुल नहीं मानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एहसास होगा। मुझे कभी नहीं एहसास हुआ, जबकि वो कह रहे छतरपुर चलते हैं। मैंने कहा चल लेते हैं छतरपुर। देखिए, वो एहसास का समय होता है, गुरुजी खुद एहसास दिलाएंगे तभी आप जाएंगे। जी, मैं कह रहा था नहीं हो पाया। मैंने कहा पर हमें तो एक बार उन्होंने मतलब मौत के मुंह से निकाला, बिल्कुल, वापस I निकाला। was reading that, yes. मतलब आई वाज ब्रेन डेड। And why? No reason. Why were you branded? I was like, हुआ क्या था? It is a story which is a separate story which I have not mentioned here. You haven't. Because for me it's like, हुआ क्या? How I became brain dead, उसका explanation है मेरे पास। नहीं, आप बता दीजिएगा बाद में, but you just came out. मतलब वो ओम दिखाई देना इस तरह से, दिखाई देना, और then a man who is brain dead, the next minute he is normal, all his intellectual faculties are restored. मुझे आपके बेटे के बारे में सोच रहा था, उन्होंने पूछा कि बताओ आतंकवादी बड़ा कौन था, ये कौन था, वो कौन था। आपके बेटे ने आपसे, जब आप होश में आए
तो आगे पूछना शुरू किया ना कि फैकल्टीज चल रही नहीं चल रही, डबल चेक कर just trying to लेते test me. जी 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 जी, तो दैट वाज अनदर थिंग। ठीक है सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और अगर मेरी तरफ से कोई ऐसा सवाल हो जो आपको बुरा लगा हो तो मुझे नहीं, माफ सवाल कीजिएगा। किया। बट ओवरऑल आई मीन आई एम ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी दैट यू केम टू आवर स्टूडियोज, क्योंकि जेन्युइनली आई फेल्ट आपकी किताब पढ़ के ऐसी फीलिंग बार बार आई कि इस व्यक्ति ने जेन्युइनली कोशिश करी है देश के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू।